नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने ऑफिस का पता बदल लिया है। पीएमओ अब साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ भवन परिसर में शिफ्ट हो गया है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात देखते हुए चर्चा हो रही है कि कहीं ऑफिस के साथ साथ अब मोदी का पावर भी शिफ्ट न हो जाए। राहुल गांधी के सामने जिस तरह पूरी बीजेपी सरेंडर कर रही है, उसमें यही लग रहा है कि मोदी अगर देश में उठते सवालों पर जवाब देने से बचते रहे तो कहीं उनकी सरकार के दिन गिने चुने न रह जाएं। आप जानते हैं कि आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन था, लेकिन आज भी विपक्ष ने एप्स्टीन फाइल्स से लेकर ट्रेड डील तक हर मुद्दे पर जबरदस्त घेराबंदी की, जिसके बाद दोनों सदनों को थोड़ी देर के बाद ही स्थगित कर दिया गया, परमानेंटली 9 मार्च तक के लिए। सदन में आज विपक्ष ने एप्स्टीन फाइल्स के नाम आने पर हरदीप पुरी से इस्तीफे की मांग भी की है। दरअसल पुरी ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें फिर कई सवाल उठे, जिन पर अब कांग्रेस ने हरदीप पुरी और मोदी सरकार दोनों को घेरा है। आइए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया पवन खेड़ा ने, क्या कुछ कहा है जरा सुनते हैं पवन खेड़ा को। फिर एक कहते हैं कि हम में से कुछ को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे शक था कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। इस पर भी हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा के कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी जी, भगवान खुद आकर आपको कहें कि हरदीप पुरी जी ये एप्स्टीन क्रिमिनल है, या मोदी जी आकर कहें? मोदी जी इनके भगवान हैं। कौन कहे तो आप मानेंगे? जब वो खुद कह रहा है कि हां मैंने ये क्राइम किया, उसने जब गुनाह कबूला तब उसको सजा हुई 2008 में। 2014 में हमारे मंत्री जी के मन में ये था, तब मंत्री नहीं थे, कहते हैं साहब हम में डाउट था कि इसने क्राइम किया या नहीं किया। बताइए साहब, ये मंत्री हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये क्वालिटी है, इंटेलेक्ट की क्वालिटी, नैतिकता की क्वालिटी। किस पैमाने पे आप हरदीप पुरी को सही ठहराएंगे, मुझे आप बताइए, कौन सा पैमाना होगा? ये मेल्स आपके सामने हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने एक के बाद एक पुरी और एप्स्टीन के बीच हुए ईमेल्स के आधार पर कड़े सवाल पूछे, और अब ऐसा लग रहा है कि हरदीप पुरी चाहे जितने अलग अलग चैनलों पर जाकर अपनी सफाई दें और राहुल गांधी को गलत ठहराएं, बल्कि सरकार का पिट्ठू मीडिया भी एप्स्टीन को सही और राहुल गांधी को गलत दिखाए, लेकिन जनता अब आसानी से मूर्ख नहीं बनेगी। जब तक हरदीप पुरी को मोदी हटाएंगे नहीं, तब तक उनकी सत्यता पर सवाल उठेंगे, और अगर वो हटाते हैं तब कौन जाने हरदीप पुरी कौन से खुलासे कर दें। इस तरह दिख रहा है कि एप्स्टीन मामले में नरेंद्र मोदी चारों तरफ से घिर चुके हैं। इस मामले के तार एक तरफ सत्ता के गलियारे से जुड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ क्या इसमें कुछ छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने ट्रेड डील्स में दबना मंजूर किया? ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका से हुई ट्रेड डील में भारत के किसानों पर बड़ी चोट हो सकती है, जबकि अमेरिकी किसानों के लिए ये फायदेमंद रहेगी। राहुल गांधी ने इस पर संसद में भी सवाल उठाया था, जिस पर मोदी सरकार का कहना है कि राहुल गांधी किसानों को भड़का रहे हैं, जबकि किसानों ने कल खुद देशव्यापी बंद का आह्वान किया था और आज संसद परिसर में राहुल गांधी से मुलाकात भी की। कांग्रेस ने इस मुलाकात पर ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है कांग्रेस ने इस मुलाकात के बाद, आइए वो रखता हूं आपके सामने। यहाँ कांग्रेस का लिखना है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पार्लियामेंट हाउस में किसान संगठनों के प्रमुख और किसान नेताओं से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर देश के किसानों का सौदा कर दिया है, उनके भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है। इस ट्रेड डील से अमेरिका के किसान अपना माल भारत में बेचकर मुनाफा कमाएंगे, जिससे भारत के किसानों के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। अगर मोदी सरकार ने अपना ये देश विरोधी फैसला वापस नहीं लिया तो एक देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा और किसानों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इसके बाद 17 संगठनों की सूची दी गई है इसी ट्वीट में। सोचने वाली बात यह है, 17 संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो आकर राहुल गांधी से मिले। कौन कौन मिले वो पूरी लिस्ट है।
सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि देश भर से 17 किसान संगठन अगर राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यही है कि उन्हें मोदी सरकार पर यकीन नहीं है। उन्हें मोदी से नहीं बल्कि राहुल गांधी से राहत की उम्मीद है। यह सीधे सीधे बीजेपी के लिए बड़ी हार का पैगाम है। वैसे बीजेपी को आज एक बड़ी हार का स्वाद तेलंगाना में भी कांग्रेस ने चखा दिया है। जी हां, तेलंगाना में वहां चुनाव हुआ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और पंचायत निकाय चुनाव हुए और पंचायतों के। तेलंगाना निकाय चुनाव परिणाम जो हैं वो नगर निगम में 115 सीटों, ये देखिए 116 सीटों पे 116 नगर निगमों के चुनाव हुए। 115 के रिजल्ट अभी तक आए, जिसमें कांग्रेस के खाते में 90, बीआरएस के खाते में 12, बीजेपी के खाते में मात्र एक माफी चाहूंगा, और हंग वहां पे 12, जो इसमें से ये 12 ऐसे हैं जिनमें किसी को भी कोई बहुमत नहीं। लेकिन कांग्रेस यहां 115 में से 90 सीटों पर जीत चुकी है, बीजेपी मात्र 1 सीट। ये तेलंगाना का हाल है। आज का रिजल्ट बता रहा हूं। वार्ड्स की बात कर रहा हूं। वार्ड्स वहां 2521 2581 वार्ड्स में से 2445 वार्ड्स के रिजल्ट आए, जिसमें कांग्रेस को 1310 वार्ड्स में जीत मिली, बीआरएस को 681 में और बीजेपी को मात्र 232 में और अदर्स के खाते में 222। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत बरकरार रखने से एक तरफ पार्टी की मजबूती का संदेश गया है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका है। और इन सब के बीच तेलंगाना से फिर अब इधर आना चाहता हूं, 2 और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप तक रखना चाहता हूं। एक ये कि संसद का जो पहला सत्र था वो खत्म हो गया है। बजट सत्र का पहला चरण खत्म हो गया। संसद की तस्वीरें आप लोग लगातार देखते रहे। राहुल गांधी ने घेरा, हरदीप पुरी घिर गए, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। लेकिन इन सबके बीच जो भाषण दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उस भाषण के अधिकांश पार्ट को हटा दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के अधिकांश पार्ट को हटाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ आज सदन के अंदर धमकी दी। सीधे शब्दों में कहूं तो कि आप मेरे उसमें से कहीं भी रूल रेगुलेशन के खिलाफ नहीं था। मेरा जो करियर है 55 साल का संसदीय करियर है, 55 ईयर्स 50 साल से ज़्यादा का करियर, और उसमें मुझे ये एक झटका लगा है कि आपने बिना औचित्य के मेरे उन तमाम भाषण के हिस्सों को आपने हटा दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो हिस्से को बहाल करें, वरना मैं उससे जैसा था वैसा सार्वजनिक कर दूंगा और मेरे ऊपर किसी तरह का आरोप ना होना चाहिए। जरा सुन लेते हैं यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को, उनकी जुबानी सुनिए। Here only whatever happened, and just I want to bring only to your notice, not even government. Sir, मैं आपका ध्यान 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दिए गए अपने भाषण पर दिलाना चाहता हूं। मैंने अपनी तरफ से आरंभ में ही इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाने का एक बेहतरीन अवसर था, पर वे बातें अभिभाषण में परिलक्षित नहीं होती। इसी भाव के साथ मैंने सामाजिक न्याय से लेकर संसदीय तंत्र पर तथ्यों पर मैं अपने बातें रखी थी, लेकिन राज्यसभा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए भाषण को शब्दशः पाठ की समीक्षा करने पर मैंने पाया कि मेरे भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी उचित औचित्य के या तो एक्सपेंशन दिया है या बिना किसी उचित जस्टिफिकेशन से हटाया गया है। मैंने जो समीक्षा की है उसमें पाया है कि मेरे भाषण के अनरिकॉर्डेड पोर्शंस वे हैं जिसमें मैंने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में संसदीय कामकाज पर तथ्यों के साथ टिप्पणियां की है और प्रधानमंत्री जी की चंद नीतियों की आलोचना की है, जो कि नेता प्रतिपक्ष होने के कारण मेरा यह दायित्व भी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वे नीतियां भारतीय जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।
मेरा संसदीय जीवन 5 दशक से अधिक का है। लंबे समय तक विधायक और सांसद के रूप में मैंने काम किया है और हमेशा मैंने सदन की गरिमा, नियम, परंपराओं और पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य की जानकारी के साथ हमेशा भाषा की मर्यादा के प्रति सजग और सचेत रहा हूं। कहा किन बातों को निकाला जा सकता है, इसमें पूरी तरह मैं वाकिफ हूं और कुछ जानता हूं। सभापति जी, आप जानते हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल काउंसिल ऑफ स्टेट्स नियम 261 केवल विशिष्ट और सीमित परिस्थितियों में ही लागू होता है। इसीलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मेरे तो यहाँ साफ साफ 261 रूल 261 का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि मैं उस रूल को जानता हूँ, मैं संसदीय परंपरा को जानता हूँ। 5 दशक से ज़्यादा का मेरा करियर रहा है संसदीय इसमें यानी राजनीति में, और इन तमाम चीज़ों को जानता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि मेरे भाषण के बहुत बड़े हिस्से को काट दिया गया है। राज्यसभा के जब वेबसाइट पे मैंने जाके देखा तो वहाँ पर मैं पाया कि आपने मेरे इसको काट दिया। मैं सरकार से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीठासीन अधिकारी आप जो बैठे हुए हैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ। ये बात यहाँ रखते हुए दुख के साथ इन्होंने साफ साफ इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये मुझे बताइए, उसको जोड़िए, वरना मैं अपना ओरिजिनल वीडियो जारी कर दूंगा। तो एक तरफ यहाँ पर लड़ाई ये भी चल रही है कि जो भाषण दिए जा रहे हैं, विपक्ष के नेता जो बोल रहे हैं उसको वहाँ से हटाया जा रहा है, संसद से हटाया जा रहा है, और ये कहीं न कहीं संसदीय परंपरा के खिलाफ है, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, जिस पर मुखरता से आवाज़ उठाते हुए यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बात रख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ एप्स्टीन का मामला और उस मामले पर आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें आई हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं जिसको समझना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी बाइट और दिखाना चाहता हूं पवन खेड़ा की, और जिसमें वो कैसे क्योंकि 2008 में जिस एप्स्टीन को जिसने कबूल कर ली थी अपनी सज़ा, और उसके बाद अगर मिल रहे हैं हरदीप पुरी, 2014 में मिल रहे हैं, 2017 में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है, या चिट्ठी लिख रहे हैं तो मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, और या क्या पूरी की पूरी दाल ही काली है, ये भी समझना होगा। लेकिन इस बाइट को सुनिए जरा। अब 2017 में, ये मेरे सामने आपके सामने मैं एक कागज दिखा रहा हूं। 2017 में हरदीप पुरी जी थे प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, RIS। ये दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसकी फंडिंग भारत सरकार करती है। तो ये भारत सरकार के नुमाइंदे 2017 में एप्स्टीन को क्यों मेल भेज रहे थे, जरा ये बताइए मुझे। As a representative of the government of India, how and why was he sending a mail to Epstein, a sex offender, a criminal? And before that, between 2014 and 16, by what authority, under whose instructions, under what authority was he interacting with Epstein? He was a nobody. Mr. Hardip Puri was a retired diplomat, full stop. We had 3 ambassadors between 2014 and 16 to the US. One was S. Jaishankar, the other was Arun Singh, and the third was Navtej Sarna. Were they so useless that the Prime Minister needed Hardip Puri's services to interact with Epstein? Why? And Mr. Hardip Puri was talking about Digital India 7 months before Digital India was made public in India, was announced in India. Who was he talking about Digital India to? Epstein. Why? This is our question. तो ये जो गंभीर बातें आपके सामने मैं रख रहा हूं, किसी कारण से रख रहे हैं। फिर हम ईमेल्स पे तो आपको तो यहाँ साफ साफ डिजिटल इंडिया की घोषणा होती है 2017 में। नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया, सब कुछ डिजिटल कर देंगे। नोटबंदी हो चुकी थी, आप याद कीजिए 2016 में नोटबंदी हो चुकी थी। उसके बाद फिर अचानक, याद है ना आपको, रात 8 बजे आए थे नरेंद्र मोदी कहने के लिए कि कल से, आज रात 12 बजे से
500 के नोट और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और इसके बाद डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया गया, लेकिन इसको प्रमोट करने से पहले आखिर कैसे एप्स्टीन से, और ये बातचीत ऑलरेडी हो रही थी, डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा एप्स्टीन से क्यों की जा रही थी। हरदीप पुरी के जो मेल हैं वो मेल यहाँ दिखाते हुए पवन खेड़ा अपनी बात रख रहे थे। तो बहुत महत्वपूर्ण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत सारे खुलासे हुए हैं। तो एक तरफ, और जब जैसे जैसे हरदीप पुरी का नाम आता है, एप्स्टीन का नाम आएगा, और हरदीप पुरी और एप्स्टीन के बीच क्या यहाँ, या नरेंद्र मोदी और एप्स्टीन के बीच क्या हरदीप पुरी एक ब्रिज का काम कर रहे थे, पुल का काम कर रहे थे, और इसीलिए हरदीप पुरी से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। हरदीप पुरी अगर इस्तीफा देते हैं और पब्लिक के बीच आकर मुंह खोलते हैं तो क्या यहाँ भूचाल आ जाएगा, क्या नरेंद्र मोदी को भी अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। लेकिन इससे पहले आज अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए वो साउथ ब्लॉक से सीधे अब सेवा तीर्थ भवन में पहुंच चुके हैं। ये सेवा तीर्थ भवन क्या है आप जानते हैं अच्छी तरह। जो यहाँ पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है दिल्ली में, जो पुराने बिल्डिंग्स को लुटियंस जोन में कई सारे बिल्डिंग्स तोड़ दिए गए, वहाँ नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। उसमें से एक इनका ऑफिस भी बन गया है, जहाँ पर आज अभी से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी ने प्रवेश किया और लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे। भाषण देने की कला में तो माहिर हैं वो, और पिछले 12 साल से आप उनके भाषणों को अच्छी तरह से सुन रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, और इन सब के बीच लेकिन उनकी साख क्या मजबूत हो रही है या कमज़ोर हो रही है, सोचिएगा जरा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ अमरिंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और शकील अख्तर जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूँ पहले शकील जी। आज पहला चरण समाप्त हुआ लोकसभा का, राज्यसभा का, लेकिन उससे पहले राज्यसभा में और लोकसभा में जो हुआ वो हम लोगों ने तो देखा ही। जरा आपसे और भी समझूंगा, और बाहर भी बहुत कुछ चल रहा था, अंदर और बाहर, जरा आपकी जुबानी। देखिए, शुरू होने से पहले संसद की कार्रवाई 11 बजे शुरू होती है। विपक्ष ने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन में उन्होंने एक ही मांग रखी, वो अपने आप को हरदीप पुरी के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब जो है तोते की जान हरदीप पुरी में है। हरदीप पुरी को बर्खास्त करो, यही नारे लग रहे थे। वो जानते हैं कि हरदीप पुरी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है, और हरदीप पुरी को अगर बर्खास्त कर दिया गया तो फिर क्या होगा किसी को नहीं मालूम। उसके बाद जब शुरू हुई लोकसभा तो वहां 11 बजे सॉरी यही नारे लगे, और 1-1.5 मिनट के अंदर वो 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 12 बजे फिर लोकसभा शुरू हुई, और 12 बजे के बाद वो 9 मार्च तक के लिए स्थगित हुई। राज्यसभा में जरूर आज नेता प्रतिपक्ष खरगे जी ने खूब अच्छी सुनाई चेयरमैन को। चेयरमैन से उनका काफी वाद विवाद भी हुआ। उनका इशू बहुत ही जायज था। उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा कारण था जिससे मेरे भाषण के इतने अंश जो हैं आपने एक्सपंज कर दिए, और अगर आप नहीं बताएंगे, उन्हें वापस नहीं डालेंगे, तो मैं उन सब को लेके पब्लिक में जाऊंगा। उन्होंने अच्छा इशू उठाया और ये बताया कि मेरा इतना लंबा अनुभव है, मुझे मालूम है, और सब लोग रोज देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिसे आप असंसदीय की श्रेणी में रख सकते हो, जिससे कोई भाषा की या किसी और चीज की मर्यादा का नुकसान होता हो। बहुत ही संयमित बोलते हैं वो, तो इसलिए उनका जो था इशू बहुत ही जरूरी था। ये जो है एप्स्टीन का मामला आज पवन खेड़ा ने बहुत अच्छी तरीके से उठाया, और आज 9 मार्च तक के लिए दोनों सदन स्थगित हो गए। मगर संसद में चर्चा जो है अब एप्स्टीन की ही है, और जो सांसद हैं सब अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, राज्यों में जा रहे हैं, राज्यसभा वाले वो एक ही बात कह रहे हैं सब, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अब यही सवाल गूंज रहा है। गली गली में शोर है, एप्स्टीन का जोर है, एक नया नारा आ गया।
एप्स्टीन का जोर है, हर जगह एप्स्टीन की बात हो रही है। और जो हरदीप पुरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो 4 बार का कबूला है, तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 8 बार का रिकॉर्ड तो हमारे पास है कि 8 बार उनसे मिले हैं, ये ईमेल में है सारा का सारा। और 8 बार अगर वो मिले हैं तो 18 बार भी मिले हो सकते हैं वो। तो ये जो है हरदीप पुरी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और इसको विपक्ष समझ गया है, इसलिए उसका सारा जोर अब हरदीप पुरी को बर्खास्त करो पे ही है। देखिए ये जो है मामला सेक्स से जुड़ा हुआ तो है ही, अंडर एज बच्चों के साथ सेक्स से जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे बहुत बड़ा मामला है, बहुत आगे का मामला है। यह उनके जरिए इंटरनेशनल डील करने का मामला है। एप्स्टीन किस तरह से इस रैकेट के जरिए सरकारों को, सरकार के प्रमुखों को फंसाता था और उनसे मनचाही डील करता था। डिजिटल इंडिया का मामला बिल्कुल ऐसे ही है। हरदीप पुरी को मालूम था, एप्स्टीन को मालूम था, और भारत के लोगों को कई महीनों बाद मालूम पड़ा कि हम डिजिटल इंडिया होने जा रहे हैं। इसी तरह नोटबंदी की बात की जा रही है कि नोटबंदी से पहले भी कुछ लोगों को मालूम था कि नोटबंदी होने वाली है, और कुछ लोगों से मतलब वो देश के बाहर के लोगों को। तो ये मामला बहुत बहुत गंभीर है। अभी ज्यादातर हमारे यहां लोग इसी पे बात कर रहे हैं और ठीक है, वही चीजें सामने आ रही हैं, मगर ये बहुत आगे जाएगा कि किस तरह अंतरराष्ट्रीय डील होती हैं और किस तरह सरकार के प्रमुखों को जो है इसके अंदर इस जाल में फंसाया जाता है। अब राहुल पे इन लोगों ने सबने अटैक करना शुरू कर दिए हैं। राहुल ने क्या करा? राहुल ने सिर्फ यह बताया था पहले तो कि देश की सुरक्षा खतरे में है, फिर एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया। शकील जी ये बताइए कि राहुल गांधी के खिलाफ जो ये नया मोशन लाने की तैयारी है जो कह रहे थे, ये क्या है? राहुल गांधी की सांसदी छीनने के लिए कुछ है इसमें दम? नहीं, ये तो लोकसभा स्पीकर को तय करना है, 9 मार्च के बाद ही होगा। ये तो एक हथियार के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किया है कि इसके जरिए एक माहौल बनाए वो कि अगर लोकसभा स्पीकर इसको स्वीकार कर लेते हैं तो इसमें बहस होगी। भाई पहले ये जो ला रहे थे विशेषाधिकार, उसको लाने में इन्हें लगा कि उसमें टाइम ज्यादा लगता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव को और इसको सब्सटेन मोशन कहते हैं, तो सब्सटेन मोशन को प्रक्रिया एक ही है, लेकिन इसमें यह है कि विशेषाधिकार में उसकी जांच होती है, तो जांच में टाइम लगता है। इसमें किसी जांच की जरूरत नहीं है। लोकसभा स्पीकर ने इसको स्वीकार किया, वो तत्काल से बहस शुरू हो जाती है। और ये बहस चाहते हैं इसमें राहुल गांधी के खिलाफ बहस हो, उसमें राहुल गांधी के खिलाफ बोलने को मिले जो बाहर बोल रहे हैं निशिकांत दुबे और शिवराज सिंह चौहान। आज शिवराज सिंह चौहान ने बोला झूठे हैं राहुल गांधी। वो तो पीयूष गोयल ने भी कल बोला है, पीयूष गोयल ने भी बोला ही इज अ लायर। और शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं हम शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आज बोला कि झूठे हैं राहुल। और आज ही विवेक तनखा ने, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य ने, उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के कांग्रेस की तरफ से जो दायर थे सारे वापस ले लिए और कहा ट्वीट करके कि हमारे मध्य प्रदेश की परंपरा है दोस्तियों की। उस मध्य प्रदेश की दोस्तियों की परंपरा के तहत हम ये वापस ले रहे हैं। तो भाई साहब आप जरा पूछ तो लेते शिवराज सिंह चौहान से कि आप झूठे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए। बाकी आरोप लगाएं तो लगाएं, देश में झूठ कौन बोलता है राजनीति में ये सबको मालूम है। तो ये कांग्रेस के लोग भी किस तरह से अपने विरोधियों को मदद करते हैं। शिवराज सिंह चौहान का कोई ट्वीट देखने में नहीं मिला कि उसने कहा कि मेरे खिलाफ मामले वापस ले लिए गए। फंसे शिवराज सिंह चौहान थे, ये मामले वापस ले रहे हैं और बड़ी उसमें शान बजा रहे हैं कि हमारी ये परंपरा है, हमारी वो परंपरा है। और वो बोल रहा है कि राहुल गांधी उनके जो नेता है वो झूठे हैं। पीयूष गोयल ने कहा, पीयूष गोयल का मामला अलग है, पीयूष गोयल से कोई मामले वापस नहीं लिए गए, लेकिन यहां पे विवेक तनखा जो है मामले वापस ले रहे हैं उनसे। इससे जो है निशिकांत दुबे ने इससे बहुत आगे की बात कही है, अंदर कही थी वो सारी की सारी एक्सपंज कर दी गई है, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाहर निकल के भी यही बात कही कि देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं,
अर्बन नक्सल हैं, वो तो कोई एक्सपोज कर नहीं सकता, बाहर की बात तो है ही है। तो ये जो है राहुल को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल किसानों की बात कर रहे हैं, राहुल आम जनता की बात कर रहे हैं, और यही इन लोगों को सुनना नहीं है। तो इसलिए जो है राहुल पे अभी हमले बहुत तेज होंगे और बढ़ेंगे। राहुल ने मगर इनसे बेपरवाह किसान संगठनों से आज मिले, उनसे बात करी, और किसान संगठन को मिलना चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी से। मोदी कर रहे हैं डील, लेकिन वो राहुल से मिलने को प्राथमिकता दे रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष से मिल रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी की बात हो रही है। जरा आना चाहता हूँ प्रशांत जी जल्दी से आपके पास। कैसे देखा जाए प्रशांत जी, हरदीप पुरी क्या ये वही तोता हैं जिनमें नरेंद्र मोदी की जान अटकी पड़ी है? एक डिप्लोमेट जो सीधे आता है, इंपोर्ट होता है और मंत्री बना दिया जाता है। सवाल तो पूछे जाएंगे, कई लोग बनाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कई लोग बने, लेकिन एक डिप्लोमेट सीधे इंपोर्ट होके मंत्री बना दिया जाता है। जो बोलते हैं ना कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग, चुनाव के समय आए आपने कोई पार्टी ज्वाइन की और आपको टिकट दे दिया, लेकिन यहाँ टिकट वकट का मामला भी नहीं था, सीधे मंत्री बनाए जाते हैं, बाद में बाकी जो कुछ होता है। तो ज़रा आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आज पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी का यहाँ और विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी इस मामले में काफ़ी एक्टिव, एग्रेसिव नज़र आ रही है, और क्या ये मामला आगे बढ़ चुका है, बढ़ेगा ऐसा, या सब कुछ उस ट्रेड डील में, उस पिटारे में, ट्रेड डील के पिटारे में बंद कर दिया गया है? अब आप बोलते रहिए, बकते रहिए, चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। क्या माना जाए? देखिए, सब कुछ इस दायरे में देखना होगा राजीव जी कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म नहीं करना चाहते, यानी वो इशारा कर रहा है कि हम कर सकते हैं। सब कुछ वहां से हो रहा है, ट्रेड डील भी और एप्स्टीन फाइल भी, और एप्स्टीन फाइल भारत में वो हरदीप पुरी फाइल हो गई है, जिसका नाम 400 से ज्यादा बार अगर आ रहा है एप्स्टीन फाइल में, तो ये हरदीप पुरी फाइल है। और ये नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी बन गए हैं, लाइबिलिटी बन गए हैं, बोझा बन गए हैं। इनको उतार भी नहीं सकते नरेंद्र मोदी, और सर पे ही उनको बोझा इनको ढोना पड़ेगा। उतारेंगे तो नरेंद्र मोदी के ऊपर बात आएगी, और फिर हरदीप पुरी बाहर निकल के क्या बात करेंगे हम आप नहीं जानते हैं, क्योंकि इस मामले की गहराई हम अभी जानते ही नहीं है। जिसको कहते हैं कि वो टिप ऑफ आइसबर्ग, अभी तो 90% चीजें तो सतह के अंदर छिपी हुई हैं। लेकिन जरा हरदीप पुरी के पहले एक बात और मैं करना चाह रहा हूँ राजीव जी, मैं हरदीप पुरी के बारे में बताऊंगा और बातें, लेकिन वो जो कल राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे लेकर आया प्रस्ताव, जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, किरण रिजिजू से 2 गलतियां हो गई बड़ी, और उस गलती को रिपेयर करने के लिए निशिकांत दुबे को लाया गया है। अनाप शनाप आरोप। गलती नंबर 1, उन्होंने राहुल गांधी जब बोल रहे थे उसमें एप्स्टीन का भी नाम ले रहे थे, उसमें ट्रेड डील का भी नाम ले रहे थे, उसमें इन्होंने कह दिया कि ऑथेंटिकेट करो, यानी आप जो है सत्यापित करो, किरण रिजिजू ने। तो राहुल गांधी तुरंत तैयार हो गए। वो तो उनको जगदम्बिका पाल चेयर पे थे तो उन्होंने रोक दिया, वरना राहुल गांधी टेबल पे क्या रखते। अब आप सोचिए, किरण रिजिजू ने कहा कि आप सत्यापित करिए जो आप बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी ने कहा अभी करते, तुरंत करते हैं। तो राहुल गांधी टेबल में क्या रखते? जो व्हाइट हाउस से फ्रेमवर्क जारी हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी सरकार रूस से तेल नहीं खरीदेगी, उन्होंने वादा किया है। ये राहुल गांधी टेबल पे रखते हैं। राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल का वो पुलिंदा टेबल पे रखते हैं, जिसमें हरदीप पुरी से लेकर अनिल अंबानी सबके नाम है, मोदी जी का भी नाम है उसमें। तो उनको जगदम्बिका पाल ने बचा लिया कल, वरना राहुल गांधी तैयार थे, वो 1 मिनट में रख देते वहां पे, उनके पास अब कागज थे वहां पे। अगर आप कल का दिखाएंगे तो उसमें कागज दिख रहे हैं उनके। उसके बाद दूसरी गलती उनकी हुई ये हुई कि वो
राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार का मामला लेने जाने आ रहे थे। अब उनका होमवर्क इतना कच्चा था कि अभी विशेषाधिकार समिति लोकसभा में बनी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, विशेषाधिकार का मामला बनता तो क्या होता, राहुल गांधी अपने डिफेंस में वही सब बातें करते हैं जिसके लिए विशेषाधिकार लाया जा रहा है। फिर वहां पे एप्स्टीन फाइल का जिक्र आता, फिर वहां पे अमेरिका के साथ सरेंडर का मामला आता जो राहुल गांधी का आरोप है, और ये सरकार के लिए मुसीबत बनता। तो जब वो सरकार को लगा कि गलती हो गई, और किरण रिजिजू ने सभा में कहा कि हम प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं, वो गलती हो गई, तो अब उन्होंने निशिकांत दुबे को खड़ा किया। अब निशिकांत दुबे ने जिन आरोपों को लगाया है वो आरोप साबित ही होने वाले नहीं, वो तो गप है सब सोशल मीडिया की। तो और वो मामला 2-3 दिन हेडलाइन मैनेजमेंट के बाद वो खत्म हो जाएगा, उसका कोई वजूद नहीं बचेगा। वो केवल अपनी झेप मिटाने के लिए कि किरण रिजिजू से जो गलती हो गई थी उसकी झेप मिटाने के लिए निशिकांत दुबे को खड़ा किया गया, अनाप शनाप उन्होंने बातें की। अब वापस आते हैं ये हरदीप पुरी फाइल्स पे। हरदीप पुरी फाइल्स, आप देखिए कि जो व्यक्ति, अभी आपने भी चर्चा की, जो व्यक्ति 2017 में मंत्री बनता है और वो सांसद भी नहीं है, बगैर सांसद हुए मंत्री बनता है, और ऐसे विभाग का मंत्री बनता है जिसकी उनका कोई तजुर्बा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये मेहरबानी क्यों थी भाई? ये मेहरबानी क्या एप्स्टीन से जो उनकी मुलाकातें हो रही थी वो थी? हरदीप पुरी टीवी चैनलों पे जा रहे हैं और बता रहे हैं कि 3-4 बार मुलाकात हुई थी। 2008 में, राजीव जी हम सब जानते हैं, जनता जानती है, अब 2008 में एप्स्टीन सजा याफ्ता हो चुका था, अमेरिका के मीडिया में वो चीजें छप रही थी, और आप तो डिप्लोमेट थे वहां पे, आपको पता नहीं था, और उसके बाद भी आप मिल रहे हैं। अच्छा, पहली बार वो कहते हैं कि जी गलती से मिल लिए हम, तो आप तो 4 बार मिलने की बात तो खुद कबूल कर रहे हैं। 408 बार आपका नाम आ रहा है वहां पे, और केवल नाम नहीं आ रहा है, एप्स्टीन के ऑफिस की एक महिला को वीजा दिलाने का, भारत के वीजा दिलाने का काम भी कर रहे हैं आप, और बाकायदा उसकी सिफारिश कर रहे हैं किसी अधिकारी से, अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वापस एप्स्टीन को बता भी रहे हैं कि वीजा हो गया है। ये सब तो सब पब्लिक डोमेन में है अब। नहीं, तो ये मामूली और भी एक महत्वपूर्ण बात, भारत में भारत सरकार कौन सी योजना ला रही है जिसको अभी पटल पे आपने रखा नहीं, पब्लिक में लाया नहीं, उस योजना के बारे में 6 महीने पहले आप एप्स्टीन को बता रहे हैं। कौन सी इम्पोर्टेंट जानकारियां आप कब आपने शेयर की, ये तो अपने आप में बहुत दुखद पहलू है। आप सोचिए राजीव जी कि जो योजना भारत के कैबिनेट को नहीं मालूम है, जो योजना भारत की संसद को नहीं मालूम है, जो भारत की जनता को, भारत के मीडिया को नहीं मालूम है, वो एप्स्टीन को मालूम है, और उसको बता रहे हरदीप पुरी। तो ये मामूली रिश्ता नहीं था, और इसकी परतें खुलेंगी कि किस मजबूरी में या किस विवशता में या किस एहसान में हरदीप पुरी को बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए मंत्री बना दिया गया। जी। फिर वो चुनाव लड़ते हैं, वो हार जाते हैं लोकसभा का, कांग्रेस से हार जाते हैं अमृतसर का चुनाव, उनको फिर राज्यसभा का बनाया जाता है एमपी, और कहां से? यूपी से मंत्री है वो, यूपी से सांसद है। तो इतना गंभीर मामला है, और इसमें अभी और बहुत कुछ आना है। हरदीप पुरी ने भारत के नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, जिसके कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिखते हैं। अब सवाल उठता है कि इसके आगे क्या होगा। इस्तीफा ही मान लीजिए कि हो जाए, तो इस्तीफा कोई सजा तो है नहीं। इसके बारे में या तो कोई कौन जांच करेगा? अभी आपने कहा कि जी तोता तो सीबीआई है, सीबीआई जांच करेगा क्या?
या ये कौन जांच करेगा? तो जांच एजेंसी हमारी कॉम्प्रोमाइज है। अपोजिशन को मांग करनी चाहिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसकी जांच करे एप्स्टीन फाइल की, कि क्या भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता हुआ, एक सेक्स ऑफेंडर से, एक सेक्स स्कैंडल करने वाले व्यक्ति से आप क्यों मिल रहे हैं? और एक आखिरी बात कि जितना दोषी हरदीप पुरी है और जितना बड़ा दोषी एप्स्टीन था, उससे कम बड़ा दोषी गोदी मीडिया नहीं है। वो गोदी मीडिया ये कह रहा है कि एप्स्टीन जो है वो तो पावर ब्रोकर भी था। तो यानी सुबह वो रेप कर रहा है, शाम को पावर ब्रोकर है, तो पावर ब्रोकर से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने सुबह लोग मर्डर ये कर रहा है और बलात्कार में, शाम को जाके मंदिर में पूजा कर रहा है, तो वो पुजारी हो गया। हाँ, तो आप ये ये वैसे देखिए ही है, कि ये वैसे ही है, बाहर जो निकले मर्डर करके आ बापू गए और फिर आसाराम, भगवान के सामने सिर झुका रहे हैं। तो राम रहीम, बापू आसाराम या तमाम सारे ऐसे लोग जो जेलों में हैं बलात्कार और हत्या के मामले में, ये भी तो प्रवचन भी करते हैं। तो क्या माना जाए कि नहीं, वो प्रवचन भी करते हैं तो हम प्रवचन पे ध्यान देंगे, उनके बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। ये तो हाल गोदी मीडिया का है। सरकार को डिफेंड करने में गोदी मीडिया इतनी बड़ा अनैतिक अपराध कर हो गया गोदी मीडिया से, और करवाया गया इनसे। जी राजू जी। जी बिल्कुल। सुनील जी, कैसे देखा जाए एप्स्टीन का मामला? क्या सचमुच ये मकड़ जाल है जिसमें जितना आगे बढ़िए वैसे फंसते जाएंगे आप? धन्यवाद राजीव जी। मकड़ जाल तो है ही है। एक बार एप्स्टीन से मिलने के बाद हरदीप पुरी साहब उस मकड़ जाल से निकल नहीं पाए, उसमें धंसते ही चले गए और आज भी उसमें धंसते ही चले जा रहे हैं। जितनी सफाई वो देंगे, एकमात्र विकल्प उनके पास है कि उसको स्वीकार करें कि मुझे उस व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए था और मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। जितनी वो चर्चा कराएंगे उतनी ही इस पार्टी की और इस पार्टी के नेतृत्व की अपनी भत पिटवाएंगे। आम आदमी, कहा जाता है कि एक जिस व्यक्ति की आम शोहरत अच्छी ना हो, सजा आरोप इसके बाद तो छोड़ दीजिए, आप जेल जाना, जिसकी आम शोहरत अच्छी न हो, उससे मिलने पर यह समाज उसको स्वीकार नहीं करता। उसके बारे में इस तरह की धारणा बनती है। एक घोषित अपराधी, यौन अपराधी, जो जिससे आप मिल रहे हैं, वह उस आरोप को खुद स्वीकार कर चुका है। किसी एजेंसी ने का भी कोई सजा होने न होने का सवाल तो बात की चीज है, वो खुद स्वीकार कर चुका है कि हम इस तरह की गतिविधियों में हम शामिल रहे। ऐसे व्यक्ति से एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप। ऐसा भी नहीं है कि आप यूएस को जानते नहीं हैं। आप यूएस में भारत सरकार के एक स्थायी प्रतिनिधि रह चुके हैं, एक स्थापित राजनयिक रह चुके हैं, आप डिप्लोमेट रह चुके हैं। अवकाश ग्रहण करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था में, इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में आप फिर से आपने नौकरी शुरू कर दी। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप वहाँ के जो अपराधी है उसको तो पूरी दुनिया जानने लगी थी, जिसको आप नहीं जानते। क्यों मिल लिया? और ये स्वीकार कर लेना मात्र से कि मैं उसके किसी अपराध में शामिल नहीं रहा हूं, ये तो बात की चीज है। एक अपराधी से मिलना ही सबसे बड़ा सवाल है। और यह जो आरोप है, और यह आरोप ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी या कोई व्यक्ति केवल हवा हवाई लगा रहा हो, कहीं सुनी सुनी बातों पे लगा रहा हो। ऐसे अभिलेखों के आधार पर आरोप लग रहे हैं जो यूएस सरकार ने दिए हैं। हमने, आपने या किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं जारी किया, किसी आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने नहीं जारी किया। जो वहां के जुडिशियल न्यायिक विभाग है उसे जारी किया हुआ है। कैसे मान लेंगे आप? और ये तो कह रहे हैं कि हम 3 से 4 बार मिले हैं। राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं कि पता नहीं कितनी बार मिले हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में उन्होंने मेल लिखा है। कैसे संभव है? और एक व्यक्ति से जिसका न कोई राजनीतिक आधार है, न किसी पार्टी का वो नेता है, न वो डिप्लोमेट है, न कोई एक संगठन चलाता है, न कोई दुनिया में उसका कोई असर है, सिवाय यौन अपराधी के अलावा और कुछ भी नहीं करता, यौन अपराध के अलावा कुछ नहीं करता, उससे आप क्यों मिलने जा रहे हैं? क्यों आपसे उससे पत्र व्यवहार कर रहे हैं? वह व्यक्ति जो ईमेल भेज रहा है आपको किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए, आप क्यों सर्च तैयार हो जा रहे हैं? कौन सा चैनल था? और अनायास तो ऐसा नहीं। आप पुरी साहब ही बता सकते हैं क्या कि इस तरह से कितने लोगों ने इनको ईमेल भेजा और सबके लिए मदद करने के लिए खड़े हो गए? एप्स्टीन के साथ कोई ना कोई तो आपका रिश्ता रहा ही है। ये ऐसा आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे एजेंडे को कमजोर करती है।
या जो इनकी नैतिकता का एजेंडा है, राष्ट्रवाद का एजेंडा है, ये सब एकदम ध्वस्त हो जाता है इसमें, हरदीप पुरी साहब के इस मामले में। और हरदीप पुरी साहब को भले कुछ भी ये कर लें, जगह जगह इनका इंटरव्यू मैंने भी एक आध जगह देखा जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं वह ऐसे वकील की तरह खड़े होकर के उनकी बात कर रहे हैं कि आश्चर्य होता है कि किसकी तरफदारी में लगे हुए हैं। खैर वो हमेशा से ही करते आ रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं वो। लेकिन हरदीप पुरी साहब के पास कोई जवाब नहीं है। और आप देख लीजिए कि जितने जब भी मौका आया, जिन लोगों के ऊपर इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे, साबित नहीं हुआ, उनको राजनीति से अलग होना पड़ा। आप याद कीजिए कि इन्हीं पार्टी बीजेपी की सरकार थी 2012 में, जब कर्नाटक में 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, उनके ऊपर पोर्न फिल्मों के क्लिप्स देखने के आरोप लगे थे और वो साबित हो गया था, बाकायदे पकड़ गए थे कैमरे में। कोई नहीं बचाता चाहता है। लोग इसी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक नेताओं की राजनीतिक ताकत खत्म हो गई, पूरा राजनीतिक जीवन खत्म हो गया जिनके ऊपर आरोप लग गया है। हरदीप पुरी अब सवाल सही है कि आखिर जिस व्यक्ति को, हरदीप पुरी के पास ऐसी कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षमता रही है जिससे बिना सदस्य हुए, आप बिना किसी सदन का सदस्य बनाए अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, और लगातार मंत्रिमंडल में है वो राज्यसभा के माध्यम से जाकर के। तो ये तो इस सरकार के ऊपर तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं। इन सवालों से आप केवल राहुल गांधी पर आरोप लगाना शुरू कर दें, ऐसे आप बच नहीं पाएंगे, ये संभव नहीं। जो बात सही कही शकील जी ने कि यह गांव शहर सारे बात फैली हुई है कि कोई न कोई लफड़ा है, कोई न कोई बात है, और कोई न किसी कारण से ही एप्स्टीन के साथ हरदीप पुरी साहब मिलते जुलते रहे। और जब ये जानकारी मिल गई, सोचिए कि जब ये जानकारी मिल गई, आज भी तो जानकारी मिल गई, तो जो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री जी हैं कौन सी कार्रवाई कर दी? तो जो रवैया हरदीप पुरी जी के लिए आज है वो पहले नहीं रही होगी। ऐसा नहीं रहा होगा हरदीप पुरी के बारे में आपको जानकारी नहीं है या जानकारी नहीं होगी, जानकारी होने के बावजूद भी तो आपको उनके मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं, ये भी बात तो सामने आएगी। आप ये, और इस पूरे के पूरे प्रकरण से ये सरकार बच नहीं सकती, संभव नहीं है। और मेरा अपना मानना है कि आज नहीं तो कल, आप याद कीजिए ना कि जब इसी तरह का मामला आया था ना एमजे अकबर साहब के साथ, एमजे अकबर के साथ कोई खड़ा हुआ क्या? आज कोई खड़ा हो रहा है? जब यही जो कोई व्यक्ति लाइबिलिटी बनना पड़ेगा उससे सरकार अलग हो जाएगी। और अभी तक तो केवल कोशिश की जा रही है, हालांकि ये कोशिश भी मेरा मानना है कि बेईमानी है। यह राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए भारी पड़ेगा, रोज भारी हो रहा है। जितनी इसकी चर्चा होगी उतने लोगों में ये विमर्श जाता जा रहेगा। और ये बात सवाल पैदा होंगी कि जो पार्टी नैतिकता, चरित्र, सच्चरित्र और क्या क्या नारों के आधार पर अपनी राजनीति बढ़ाने की बात करते, ज्ञानशील एकता की बात करते थे, उन्होंने जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे विद्यार्थी परिषद के लोगों का नारा था ज्ञान, शील, एकता। और आज कहाँ चला गया शील? आज कहाँ चली गई आपकी नैतिकता? ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय आरोपी के साथ, और दुनिया ऐसा भी नहीं है कि केवल आपके देश के साथ हो रहा है, पश्चिमी मूल्यों, सभ्य परंपराओं में विश्वास करने वाले देश अपने राजनीतिक दलों से, अपने राजनीतिक नेताओं से इस्तीफा ले रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने इस्तीफे का संकट पैदा हो गया। हम तो तमाम नैतिकता वाले बातें, जब एक ऐसे समाज में रहते हैं, परंपरागत समाज में रहते हैं जहां नैतिक मूल्य बहुत ज्यादा है, और जिस नैतिकता की बात ये पार्टी करती रही है, ऐसे में आप कहां बच पाएंगे? और अगर दुनिया के तमाम देशों में बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? मैं अनिल अंबानी के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक जांच कैसे शुरू होता? कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो जितने, और ये मेरा अपना मानना है कि यह एप्स्टीन की फाइलें जितनी आगे खुलती जाएंगी, पता नहीं कितने रहस्य उद्घाटन होंगे। इसीलिए राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस विषय को कमजोर किया जाए, जो संभव नहीं है। जो एक ऐसा मुद्दा विपक्ष के पास है और देश के सामने है कि यह दब जाएगा या छुप जाएगा या लोग छुप किनारा कर लेंगे, यह मुझे लगता है कि संभव नहीं है। क्यों? कि यह बीजेपी के मेन कोर को लेकर के से जुड़ा हुआ ये विषय है, और जितना इस पर चर्चा होगी, जितने सरकार इसकी तरफदारी में खड़ी होगी, पार्टी के प्रवक्ता इस तरफदारी में खड़े होंगे, उतना ही उनका राजनीतिक नुकसान होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है और आपके पास ही आना चाहता हूँ। संसद का सत्र खत्म हो गया मुकेश जी, और पहला
फेज़ ख़त्म तो ना कहें, पहले फेज़ पे विराम लगा है। अब इसके बाद दूसरा चरण 9 तारीख से इसकी शुरुआत होगी, होली के बाद 9 मार्च से। लेकिन उसके बाद भी गहमा गहमी खूब रहेगी। उस बीच यानी अब से, आज से लेकर 9 तारीख के बीच किसकी होली होने वाली है, ज़रा ये भी समझते हैं, क्योंकि होली का त्यौहार रहेगा उस समय। किसकी होली होगी इसलिए ये सवाल, क्योंकि हरदीप पुरी साहब बुरी तरह फंसे हुए हैं, बुरी तरह। अब सोचिए, राहुल गांधी, अभी प्रशांत जी भी कह रहे थे कि अगर ऑथेंटिकेट कर देते, राहुल गांधी अंदर ऑथेंटिकेट करते, लेकिन ये बाहर निकल के खुद ही ऑथेंटिकेट कर दिए। हाँ मैं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप 3-4 बार कह रहे हैं, आप एक बार भी मिले तो आप किसी ऐसे घिनौने दानव से आप मिले, साफ है मिले हैं आप। ये 3-4 बार तो बहुत हो गया, और 408 बार के नाम जो आ रहे हैं वो अलग हैं। क्या इसका असर नरेंद्र मोदी की सरकार पर पड़ने जा रहा है, जबकि आज नरेंद्र मोदी सेवा तीर्थ में पहुंच चुके हैं। आप लोगों को बता दूं कि सेवा तीर्थ अब नरेंद्र मोदी का नया ठिकाना है, उनका ऑफिस है, जो पीएमओ का नाम बदल दिया और अब नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं, जो पहले किसी ज़माने में, अब वो भी, अब जैसे वो पुरानी बिल्डिंग संसद की, वैसे ही ये सब भी वैसे ही होने वाला है। तो इसलिए पुरानी चीज़ें जो हैं ख़राब लगती थीं। 70 साल में कम से कम 6 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी थी, लेकिन उसको भी आप उसी में लेके जाते हैं, कांग्रेस की सरकार कहते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी आपने नहीं छोड़ा, जो आपके गुरु थे। आपने लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं छोड़ा, तो आज की तारीख में आप किसको छोड़ेंगे, ज़रा ये बताइए मुकेश जी। या सब कुछ फिर आऊँगा मैं, चुनाव आयोग के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। देखिए, आपकी बात में राजीव जी 2-3 बातें आपस में इंटरकनेक्टेड मुझे दिख रही हैं, और जब तक उनके बारे में बात नहीं होगी तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि डिबेट में हमारे सभी साथियों ने बहुत मूल्यवान बातें कह ली हैं। मैं थोड़ा चाह रहा हूं कुछ और अलहदा कहूं, कुछ डिफरेंट कहूं, आप लोगों की राय उस पर सुन। कल्पना कीजिए, अभी हरदीप पुरी का नाम है, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद इस सरकार के 4-6 और लोगों का नाम उसी डॉक्यूमेंट पर मिलेगा आपको। वैसी स्थिति में क्या होगा? क्या मोदी सरकार के तमाम मंत्री इस्तीफे दे देंगे या सरकार ले लेगी? थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्योंकि जिस तरह की ये चीजें हैं राजनीति में, मोदी सरकार में खासतौर से जिस तरह से राजनीति हुई है, वहां लाइजनर्स की भरमार है। ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स क्या है, कितने हैं इस सरकार में? खुद जयशंकर बाबू, उसके बाद अश्विनी वैष्णव, और ये हरदीप पुरी, और 3-4 और निकल आएंगे। मुझे ऑफन तुरंत सबके नाम नहीं याद है, लेकिन लिस्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स कौन कौन से हैं और कैरियर डिप्लोमेट्स कौन कौन से हैं। ये किस तरह के लोग हैं? जब नौकरी में थे तब भी ये सरकार के उस तरह के ब्यूरोक्रेट थे जो सरकार के लाइजनिंग के नाम पर सरकार के दलाल और उसके जो है सो क्या कहेंगे, उसको मोहरे की तरह काम करते थे। खैर, ये उनका अपना व्यक्तिगत विवेक था और सरकार की और मोदी जी की अपनी पसंद थी। लेकिन कल्पना करके देखिए, हरदीप पुरी का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा होगा? 2 बातें उसमें महत्वपूर्ण है। एक, इस्तीफे का कल्चर नहीं, इनके यहाँ कह चुके हैं जमाने में राजनाथ जी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। चलो, अपवाद के रूप में कभी जो है वो ये एमजे अकबर का इस्तीफा हो गया, ठीक है, लेकिन वो अपवाद ही है। और दुनिया के और मामले हैं। अब अगली बात जो इससे जुड़ी हुई है कि अगर एक बार आपने इस्तीफा लेना शुरू कर दिया तो कितनों का लेंगे? ये खाली इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम नहीं है, इस सरकार में बैठे हुए आप देखिएगा, सुनो लेटर, अच्छा रिवील भी कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है, धीरे धीरे करके कर रहा है, जब जितनी जरूरत है उस हिसाब से कर रहा है। ये कैसे मान लिया जाए कि अमेरिका का जो जस्टिस विभाग है, जहां से ये डॉक्यूमेंट एब्स्टीन फाइल के रिलीज किए जा रहे हैं, बाकायदा कानून के तहत इसकी अनुमति मिली है उनको, लेकिन ये जो है सो इसमें और नाम नहीं होंगे। 10% के करीब अभी जब चीजें सामने आई हैं, हमारे यहाँ के कितने नेता, कितने अधिकारी वहां जो है सो दिन रात लाइजनिंग करने के काम में लगे हुए हैं। तो ये जो बात प्रशांत ने उठाई कि भाई आप इनमें ऐसी क्या खूबी थी कि आपने जो है वो इनको सांसद नहीं थे, उसके बाद कैरियर डिप्लोमेट का काम खत्म हुआ, इनको आपने अमेरिका जैसी सबसे प्राइम पोस्टिंग दी थी।
साल भर के अंदर इन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन की, फिर आपने इनको मंत्री बनाया, चुनाव लड़वाया, हार गए, फिर इनको राज्यसभा दी, सब कुछ तो किया ना। तो ऐसे जो जो ये आंखों का तारा टाइप की व्यक्ति है हरदीप सिंह पुरी मोदी सरकार के, वो ऐसे क्या इस्तीफा देके चले जाएंगे? ऐसा हो सकता है इतनी नैतिकता इस सरकार में कभी दिखी है हमें किसी मोर्चे पे? हम जो ये अपेक्षा रख रहे हैं, विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस मांग के पूरे होने की संभावना छोड़िए आशंका कितनी है, कोई यही बता दे। मैं तो यूं दावा करता हूं कि क्या कोई आपके पास ऐसा लक्षण है, कोई ऐसी कोई चीज है, कोई ऐसा आधार है जिसके आधार पर ले, अरे यार इनकी बड़ी छीछा लेकर हो रही, बड़ी फजीयत हो रही है, ये इनसे तो ये इस्तीफा ले ही देंगे। कितनी छीछा लेकर और फजीयत की स्थितियां इससे पहले आई हैं, इससे कहीं बड़ी बड़ी आई है, हम सब लोगों की जुबान पे है वो बातें। लेकिन कभी 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 इन्होंने ऐसा अपना चरित्र दिखाया है क्या? ये बातें करते हैं शील स्वभाव की, चाल चरित्र चेहरे की, आज भी करते हैं, सदियों से करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो इनका समाधान यहां से इस तौर तरीके से होगा क्या? और जो कह रहे हैं प्रशांत, सुझाव बहुत अच्छा है, तकनीकी रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्लियामेंट्री जो है ज्वाइंट कमेटी की से जांच करवाई जानी चाहिए। अरे क्या कर लेगी जांच कमेटी? जांच एक तो राजी कौन होगा ज्वाइंट कमेटी के लिए? पहले इससे बड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पे तो कोई राजी नहीं हुआ, इसके लिए कौन राजी होगा? दूसरा, जांच करके वो क्या क्या पता लगा लेगी भाई? पैसे का कोई लेन देन हुआ है क्या? जो बातें अभी सामने आ गई हैं वो वेरीफाइड फैक्ट है, वो वेरीफाइड फैक्ट ही एप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और क्या कर सकती है? जी। जिस चीज सिवाय सरकार की जो है वो एम्बेरेस करने के, तो एम्बेरेस सरकार हो कह रही है? कितनी ही कोशिशें की जा चुकी हैं, न जनता के सामने जाकर के एम्बेरेस होती है, वहां उसका हिंदू मुस्लिम कार्ड चलता रहता है, कहीं कुछ और होता है, तो कोई चुनाव आयोग उनको मतलब का मिल जाता है, कोई चीफ जस्टिस मतलब का मिल जाता है, तो कई एक चीजें हमारे सामने हैं। तो सवाल ये गोदी मीडिया इनकी जिस ढंग से गोदी में बैठा हुआ है, बात बिल्कुल नहीं करेंगे, कहां भाई इनकी बात पहुंच रही है लोगों तक ना? देखिए आप आपके सामने इस तरह की बातों पे ऐसा नैरेटिव बना लेना। मीडिया में हमारे ही वो संस्थान, हम लोगों सबकी जिंदगी इन्हीं मीडिया संस्थानों में गुजरी है जिन्हें आज हम गोदी मीडिया कहते हैं, क्या क्या वहां की दशा दिशा देख रहे हैं। तो इस तरह का जिसके पास मैनेजमेंट है, जिस तरह का खेल है, और वहां क्या है, वो तो व्यापारी और साहूकार किस्म के लोग हैं, उनको अपना धंधा करना है। आप बताइए ना कि आपसे जो आदमी जैसे डील करवाना चाहे, एक व्यापारी वैसे करवा रहा है, उपनिवेश बना लिया है आपको। आर्थिक उपनिवेश हम बन चुके हैं कि नहीं बन चुके हैं? कोई वजह बताए। और क्या होता है उपनिवेश जो अभी हम लोग देख रहे हैं? जैसी चाहे आप वैसे डील करा लो, जो चाहे आप बोलो, आप कहो कि युद्ध लड़ना है लड़ लेंगे, युद्ध रोक दो रोक देंगे। ये जो बात आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, उन आरोपों में सच्चाई 100% है ये नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन सब्सटेंस तो है, तथ्य तो है आरोप में, तथ्यहीन आरोप नहीं है। यह है महत्वपूर्ण बात। सवाल यह कि उन तथ्यों से आगे क्या, जो हम लोग राजनीतिक चर्चा करते हैं, उन तथ्यों से आगे क्या हम उम्मीद करेंगे कि हाँ इनकी आंख में पानी होगा, ये किसी लोकलाज की परवाह करेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा। ये तमाम चीज, हाँ ऐसा हो सकता है सिर्फ एक ही स्थिति में, जब इनको राजनीतिक अखाड़े में पटखनी मिले, वहां इनके पीछे ज्ञानेश कुमार बैठे हुए हैं राजनीतिक्रम करने के लिए। फिर भी कभी कोई ऐसा वक्त आएगा, जरूर आएगा, सबका आता है, इनका भी आएगा। लेकिन मौजूदा सामान्य जो कन्वेंशनल टूल्स हैं पॉलिटिक्स करने के, क्या उन कन्वेंशनल टूल से आप इनको घेर के इनको एम्बेरेस कर पा रहे हैं? मेरे हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। आपका हर हथियार इफेक्टिव है, ढंग से काम कर रहा है, हथियार में कोई कमी नहीं है, हथियार में कोई कमी नहीं, लेकिन उसके लिए जिस तरह की चीज आपको चाहिए भाई, आप इस संसद के इस सदन में ये बजट सत्र का जो पहला चरण था, इस पहले चरण में राहुल गांधी ने कन्विंसिंग तरीके से उनका हर मुद्दा, जो मैच्योरिटी, जो सब्सटेंस उसमें दिखता था, हमारे सभी साथी यहाँ समय समय पर रोजाना न्यूज पॉइंट पे ये बातें करते रहे। क्या इससे पहले कभी दिखाया गया 11-12 साल में, उससे पहले? लेकिन क्या किसी की आंख में पानी है? किसी को कोई शर्म है? हमने क्या क्या नहीं देख लिया भाई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा से प्रधानमंत्री आया ही नहीं। तो लोकतंत्र तो भैया लोकलाज के बगैर चल सकता है क्या? किसी को दिख रहा है कि लोकलाज की हमें चिंता और परवाह है? कहीं से तो मुझे नहीं दिख रहा। बताइए, हमें लग रहा है कि हाँ इनको बहुत भारी पड़ेगा,
ठीक है, बिल्कुल भारी पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं कोई दीन ईमान हो, कोई इंसाफ हो, तब तो कैसे पड़ जाएगा? किसके डर, किसका? आप बताइए, आज की तारीख में हम लोग भी 10-12 साल से देख रहे हैं, क्या हम लोगों ने कभी ये पाया कि ये जो 1.5-2 लोग सरकार चला रहे हैं शीर्ष लेवल पे, इन लोगों के अंदर किसी बात का डर है, किसी बात का लिहाज है, किसी बात की इस बात की चिंता है कि लोग क्या कहेंगे? है कहीं कभी लगा हमें ऐसा? तो ये मैं यही इस बात को रोकता हूं। जी बिल्कुल, जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा अमलेंदु जी, आपसे समझना चाहता हूं, क्या यहाँ गले की फांस है? अब एप्स्टीन भी नहीं कहूँगा, जो हरदीप पुरी फाइल जो प्रशांत जी कह रहे थे। राजीव जी, ये क्या जरूरी है कि ये सिर्फ हरदीप सिंह पुरी फाइल्स ही हैं? अभी 30 लाख कागज आए हैं, 30 लाख आगे और आएंगे, तो उसमें कौन कौन हो सकते हैं? एक वो शेर है कि अंधेरों ने हमारे अंजुमन की आबरू रख ली, न जाने कितने चेहरे रोशनी में आ गए होते। तो 30 लाख में अभी हरदीप सिंह पुरी साहब आए हैं, बाकी अंधेरे जब हटेंगे तब कितने चेहरे रोशनी में आएंगे, देखना होगा राजीव जी। और इसीलिए हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा कि पता नहीं अभी किस किस के नाम, क्या क्या नाम होंगे। तो हरदीप सिंह पुरी की अगर बलि ले ली जाएगी तो आगे कितनों की गर्दन तैयार की जाएगी। तो इसलिए राजीव जी, ये केवल हरदीप सिंह पुरी का मसला नहीं। हरदीप सिंह पुरी तो अभी 30 लाख में आ गए हैं, 434 अगर उनका नाम है बकौल महुआ मोइत्रा। लेकिन जो आज सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने, वो सवाल काफी ज्यादा मौजूद हैं। और सरकार अगर राजीव जी ईमानदारी से काम कर रही है और सरकार के अंदर कोई खोट नहीं है, हरदीप सिंह पुरी के ऊपर जो आरोप है और फाइल्स में जिस तरह की चीजें आ रही हैं, अगर उस तरीके के काम हरदीप सिंह पुरी नहीं कर रहे थे, तो फिर सरकार को आगे आकर कोई जांच करने में या उनका इस्तीफा लेने में दिक्कत क्या है? अगर इसके पीछे कोई और नाम और नहीं है और कोई बड़े नाम और नहीं है, तो फिर सरकार उनका क्यों नहीं ले सकती है? भाई एमजे अकबर के ऊपर आरोप लगे थे तो आपने ले लिया ना उनका इस्तीफा, भले ही काफी ज्यादा मांग होने के बाद दिया हो, लेकिन लेना पड़ा आपको, लिया आपने। तो हरदीप सिंह पुरी का आप लेने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसका मतलब राजीव जी, और हरदीप सिंह पुरी बाकायदा देखिए स्टूडियो घूम घूम कर जाके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। यानी एक यौन अपराधी जो है, उसके आपके जो जिससे उनके संबंध हैं, उसको ये मीडिया भी हमारा बुला करके बैठा रहा है। अगर राजीव जी एपस्टीन जिंदा होता तो ये तो मीडिया एपस्टीन को भी बुला लेता अपने दफ्तर में और बहुत लहालोट होते। जैसे पुतिन से मिलके आए थे तमाम लोग, बहुत लहालोट हुए, तो उसी तरीके से एपस्टीन से मिलके भी बहुत लहालोट होते। हो सकता है ऐसा भी होता। तो ये राजीव जी, ये सिर्फ मुझे लगता है कि एपस्टीन फाइल में जो सिर्फ हरदीप सिंह पुरी है, इनका मसला नहीं है। इसमें कुछ आगे और गंभीर चीजें हैं, और सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको मालूम है कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। ऐसा हो सकता है। लेकिन जो ट्रंप धमकी दे रहा है राजीव जी, तो वो ट्रंप धमकी क्यों दे रहा है कि मैं पॉलिटिकल कैरियर समाप्त कर सकता हूं लेकिन करूंगा नहीं? क्या है आखिर उसके पीछे? राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज्ड है मोदी जी और सरकार कंप्रोमाइज्ड है, तो अगर कंप्रोमाइज नहीं है मोदी जी और सरकार अगर कंप्रोमाइज नहीं है, तो मोदी जी को संसद में आकर ट्रंप का जवाब देने में दिक्कत क्या आ रही है? आए संसद में जवाब दें, इन फाइल्स पर भी आकर जवाब दें, कहें सब झूठ है, बिल्कुल गलत है, अगर इनका नाम आया है तो इनको निकाल के बाहर करेंगे, आके दें, नजीर पेश करें। तो लेकिन नहीं हो रहा है, इसका मतलब राजीव जी कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब राजीव जी, जब राहुल गांधी नरवणे की किताब पर बात कर रहे थे, उस समय तो आए थे अपने छोटा मोटा भाई बचाव करने के लिए। एपस्टीन का मामला जब आ रहा है तो छोटा मोटा भाई जो गायब है, तो छोटा मोटा भाई क्यों नहीं आ रहे सामने? ये भी बड़े सवाल हैं कि भाई सरकार के अंदर आके चल क्या रहा है राजीव जी? अचानक से क्राइसिस मैनेजमेंट जो करते हैं, क्राइसिस मैनेजर जो हैं, वो बदल क्यों गए हैं? ये किरण रिजिजू, निशिकांत दुबे क्यों हो गए हैं अचानक से? क्राइसिस मैनेजमेंट अब तक जिन लोगों के पास होता था बीजेपी का, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या बीजेपी के अंदर राजीव जी और भी कुछ चल रहा है? मुझे लगता है कि इसके जरिए ये बातें भी हो सकती हैं कि बीजेपी के अंदर ही अब काफी चीजें शुरू हो गई हों और ये भी विचार करना शुरू हो गया हो कि अगर इसमें बड़े लोग फंसते हैं तो नंबर 2 का फिर कौन तैयारी करे आने की और क्या क्या गोटे बिछाई जाएं। हो सकता है कि ये सब सारी तैयारियां भी चल रही हूँ। मैं राजीव जी बहुत पहले देख रहा था, एक जोशी हैं, मैं जोशी और शिव को भरोसा तो करता नहीं हूँ,
लेकिन वो जोशी साहब कह रहे थे कि 2026 में जो है मोदी जी इस्तीफा देंगे। अब कभी कभी राजीव जी गप्पों में निकली हुई बात या तुक्के में निकली हुई बात भी सच हो जाती है। तो 26 शुरू हो गया है, तो हो सकता है कुछ चीजें चल रही हों, अब वो ज्योतिषी सही हो या ना हो, लेकिन जो राजीव जी इस समय समीकरण बन रहे हैं और देश के अंदर जो माहौल बन रहा है, और खासतौर से जिस तरीके से ये फाइल सामने आ रही है और हरदीप सिंह पुरी के जिस तरीके से सामने मसले निकल कर आ रहे हैं, इससे सरकार जो है राजीव जी घिरी हुई तो नजर आ रही है। अब जहां तक नाम और बदनामी की बात है, तो ये तो राजीव जी उस तरीके के लोग हैं कि हो गया बदनाम तो क्या नाम पाया। तो ये तो बदनामी में भी अपना नाम ढूंढना चाहते हैं कि बदनाम हो जाएंगे तो क्या हुआ। अरे एपस्टीन फाइल्स में नाम आ रहा तो हरदीप सिंह पुरी को लोग जानते नहीं देश भर में कि हरदीप सिंह पुरी कौन है, वरना तो मंत्री हो कि रिटायर हो जाए तो कोई जानता ही नहीं कोई हरदीप सिंह पुरी भी है। तो एपस्टीन फाइल्स में नाम आ रहा है तो लोग हरदीप सिंह पुरी को जान रहे हैं देश भर में। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम जो होगा वो हरदीप सिंह पुरी का ही होगा, पूरे देश में जिनकी चर्चा हो रही है। तो ये तो इस तरीके के लोग हैं राजीव जी। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर सरकार इस समय गंभीर तरीके से फंसी हुई है। मामला सिर्फ हरदीप सिंह पुरी का नहीं है, इसके पीछे और भी चीजें हो सकती हैं। और जिस तरीके से राजीव जी, ये देखिए सिर्फ ये नहीं है कि हरदीप सिंह पुरी का फाइलों में नाम आ गया, जो आपने भी बात की और पवन खेड़ा ने भी सवाल उठाया कि भाई जो डिजिटल इंडिया सरकार की पॉलिसी थी, नोटबंदी जो सरकार की पॉलिसी थी, जिसके बारे में अरुण जेटली को नहीं मालूम था राजीव जी, राज्यसभा में खड़े होकर, अब तो बीजेपी के नेता है नरेश अग्रवाल, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि जेटली साहब को भी नहीं मालूम था, अगर इनको मालूम होता तो ये मुझको बता देते। और जेटली साहब उसका प्रतिवाद नहीं कर पाए राज्यसभा में कि उनको नहीं मालूम था नोटबंदी होने जा रही है। तो ये जो डिजिटल इंडिया नोटबंदी था, तो ये सूचनाएं एक बाहरी व्यक्ति को जो सरकार का हिस्सा नहीं था उसको कैसे मालूम हुई, विदेश में बातें कैसे चली गई। तो ये तो राजीव जी देश के साथ विश्वासघात है। एपस्टीन फाइल्स में नाम आया नहीं आया, यौन अपराधियों से आपके संबंध नहीं है, वो सब बातें तो छोड़ ही दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देश के साथ विश्वासघात किया है। और जिन लोगों ने, चाहे हरदीप सिंह पुरी को जानकारी दी हो सरकार में बैठे हुए लोगों ने, या उन्होंने जहां से ली हो, उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है। तो जो प्रशांत जी कह रहे थे कि जेपीसी बने, तो जेपीसी, मुकेश जी का कहना है कि जेपीसी जांच क्या करेगी? जेपीसी जांच ये करे कि हरदीप सिंह पुरी को ये सारे डॉक्यूमेंट सरकार में बैठे हुए किस व्यक्ति ने लीक कराए। ये तो प्रूव है ना हरदीप सिंह पुरी का कि उनके पास जानकारी थी। तो उनको ये जानकारियां किसने दी, वो सरकार में बैठा हुआ कौन देशद्रोही है, उसका नाम सामने आना चाहिए। तो इसके लिए जेपीसी बने। और राजीव, ये छोटा मोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। पता नहीं देश के अंदर की क्या क्या जानकारियां बाहर चली गई होंगी। हो सकता है 30 लाख फाइल्स जो आगे आने वाली हैं उनमें यह भी हो कि हमारे परमाणु अस्त्र जो है कहाँ रखे हुए हैं, उनकी चाबी कहाँ रखी हुई है, ऐसी बातें भी हो सकती हैं। अगर ये लीक हो सकता है कि सरकार की पॉलिसी क्या है जो देश में किसी को नहीं मालूम है, वित्त मंत्री को नहीं मालूम है, और वो बात हरदीप सिंह पुरी एपस्टीन को बता रहे हैं, तो जाने क्या क्या बताया होगा राजीव जी। ये तो जो मेल्स हैं उनमें है ना, जब मुलाकात हुई आपकी 4 तो आप स्वीकार कर रहे हैं, बाकी कहा जा रहा है कि 8 मुलाकातें हैं। तो आपने जो व्यक्तिगत मुलाकात हुई उसमें जाने क्या क्या आपने जानकारियां दे दी होंगी। तो ये बहुत गंभीर मसला राजीव मुझे लगता है। और सरकार अगर ईमानदार है और सरकार के अंदर बैठे हुए जिम्मेदार लोग, बड़े जिम्मेदार लोग जो हैं, उनकी अगर कोई भूमिका नहीं है तो उनको आगे बढ़कर हरदीप सिंह पुरी से इस्तीफा ले लेना चाहिए और जो भी सजा मुकर्रर हो सकती है वो करनी चाहिए। आखिर ऐसा क्या है कि हरदीप सिंह पुरी को बचाने के लिए पूरी सरकार जुटी हुई है। एक व्यक्ति जो अपना खुद का चुनाव हार गया, जिसका कोई राजनीतिक स्तर नहीं है, राजनीति में जिसका कोई स्थान नहीं है, कल को अगर उसका इस्तीफा ले लिया जाए तो एक उसका अकेला वोट जो है वो नहीं मिलेगा, या उनकी पत्नी लक्ष्मीपुरी जो है उनका वोट नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा राजीव जी, अगर हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा ले लिया जाएगा तो राहुल गांधी के खिलाफ जब 257 या 272 जो है वो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स जब लिखेंगे चिट्ठियां, तो उसमें लक्ष्मीपुरी दस्तखत नहीं करेंगी। इतना ही तो नुकसान होगा। 272 की बजाय 271 रह जाएंगे राहुल गांधी के खिलाफ दस्तखत करने वाले। तो भाई मोदी जी हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा काहे नहीं ले लेते, क्यों अपनी जो है बेइज्जती करा रहे हैं इतनी ज्यादा? ये तो मोदी जी को सोचना है राजीव जी। लेकिन सवाल ये है शकील जी कि मोदी जी अगर इस्तीफा लेते हैं तब क्या हो सकता है, और इस्तीफा नहीं लेते हैं तब क्या हो सकता है? क्या देखा जाए? ले तब भी, नहीं ले तब भी, नैरेटिव चेंज हो गया है। 12 साल में पहली बार अब जो है मोदी जी ने जो नैरेटिव फैला रखा था,
खुद अपने पार्टी के जरिए, भक्तों के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए अब उसमें राहुल का नैरेटिव चलने लगा है। राहुल का नैरेटिव भारी हो रहा है। आप कहीं भी किसी से भी बात कर लो, हर जगह एप्स्टीन फाइल का जिक्र आ गया है। देखिए, इन लोगों ने एक बड़ा खतरनाक काम किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को इतना डाइल्यूट कर दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला कोई चर्चा में आता ही नहीं था। गलवान में इतना बड़ा हुआ, हमारे 50 से ज्यादा जो सीआरपीएफ के जवान मारे गए। गवर्नर जो थे उस टाइम वहां पे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने कहा था कि मुझसे कहा गया कि चुप रहो, लेकिन वो सारी चर्चाएं, और राहुल ने भी कहा कि 4 टैंक बड़े चले आ रहे थे, पैदल सेना साथ में थी, मगर हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। मगर ये सब मामलों को लोगों ने इतनी गंभीरता से नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने एक नैरेटिव फैला रखा था कि मैं हूं ना, मेरी 56 इंच की छाती है, मैं बहुत मजबूत हूं, मैं सबको देख लूंगा, ठीक कर दूंगा, ला के दिखा दूंगा। लेकिन ये जो एप्स्टीन फाइल आई है, इसमें लोग मोदी जी पे भरोसा नहीं कर रहे। इसमें हर जगह एक ही चर्चा है कि हरदीप पुरी का तो खाली नाम आ रहा है, इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, और इसके जरिए एप्स्टीन ने या अमेरिका ने या दूसरे देशों ने भारत से कौन कौन से सौदे किए हैं। ये जो है, हमने पहले भी कहा कि ठीक है, सेक्स का बहुत ही घृणित काम है और बड़ा मामला है, लेकिन देश के साथ जो सौदों की बात आएगी, जो डीलों की बात आएगी, वो हमें लगता है और ज्यादा खतरनाक होगी। आज जो मिले हैं किसान संगठन के लोग राहुल गांधी से, उन्होंने यही बताया कि अगर ये डील हो गई तो भारत की सारी खेती किसानी तबाह हो जाएगी। सब कुछ आएगा, डेयरी प्रोडक्ट भी आएंगे और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी आएंगे। हमारी चीजें जो हैं वो हम बेच नहीं पाएंगे, वैसे ही खेती घाटे का सौदा है। तो ये जो है एक नैरेटिव की लड़ाई थी सारी की सारी। देखिए, मोदी जी ने 12 साल में क्या किया, खुद मोदी जी नहीं बता सकते, उनका कोई मंत्री नहीं बता सकता, गोदी मीडिया बताता नहीं है। नैरेटिव, एक धारणा फैलाई, और वो कई स्तरों पे थी। एक हिंदू मुसलमान के स्तर पे, एक चुनाव रिगिंग करने के स्तर पे, एक आरक्षण और इन सारी चीजों को लेके कि कभी वो ओबीसी और दलित के साथ खड़े दिखते थे, कभी सवर्ण के साथ खड़े दिखते थे, सवर्ण कोटा दिया, कभी ओबीसी दलित के लिए वो यूनिवर्सिटी में यूजीसी लाए, फिर वापस लिया। तो वो इन नैरेटिव के जरिए, जिसे कहते हैं झुंझुना बजा के, कभी इसको कभी उसको लुभा रहे थे। लेकिन आज वो जो है चल नहीं रहा। आप देखिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे राहुल के बोलने के बाद से मोदी जी संसद में नहीं आ रहे, लोकसभा में नहीं आ रहे, सिर्फ राज्यसभा में गए थे जवाब देने, वहां जरूरी था। क्यों? क्योंकि लोकसभा में नहीं दे पाए थे। कायदे से तो लोकसभा में देना था, जनता का सदन लोकसभा होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर राष्ट्रपति को आप इंडोर्स नहीं कर पाए, आपको उसका धन्यवाद इसलिए दिया जाता है, इंडोर्स किया जाता है कि आप यहां आए, आपने हम लोगों को संबोधित किया, आपने बहुत अच्छी बातें करी, आप इंडोर्स नहीं कर पाए उसको, तो राज्यसभा में जाके किया। तो मोदी जी अब जो हैं इस वक्त इसी को लेकर चिंतित हैं, और राहुल पे हमला जो करवाया जा रहा है, जो आपने पूछा था कि जो सब्सटेंट मोशन है, वो इसीलिए लाया गया कि उस पे चर्चा हो, राहुल के खिलाफ कुछ भी बोलने को मिले, कोई एक मुद्दा मिले, विषय मिले, नहीं मिले तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाओ, ताकि एप्स्टीन से लोगों का ध्यान हट जाए और वापस राहुल पे चला जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। अब राहुल पे ध्यान तो लोगों का जा रहा है, पर यह जा रहा है कि राहुल क्या बोल रहे हैं और राहुल कितनी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। देखिए राजीव जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस वक्त देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं या तो चुप हो गई हैं या डर गई हैं, उस वक्त जो है राहुल एकमात्र खड़े हुए हैं। जनता की आवाज कौन उठा रहा है और इन संवैधानिक संस्थाओं की आवाज भी कौन उठा रहा है? इनकी आवाज भी तो राहुल ही उठा रहे हैं। एक वक्त था कि सुप्रीम कोर्ट को लगा था कि हमारी बात कोई नहीं सुन पा रहा, और सुप्रीम कोर्ट जनता के पास आई थी। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट जनता के पास भी आएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो जनता तो खुद लाचार हो गई है। तो चाहे जनता हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो,
सबकी उम्मीदों का जो किरण है वो राहुल गांधी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच अभी आप राहुल गांधी से किसानों के मुलाकात की बात आप कर रहे थे, जरा इस वीडियो को देखते हैं, पूरा वीडियो दिखाइए जरा। We are here today about this Indo-US treaty that's 100% going to harm the interest of the farmers. So we are here about the negative effects. The farmers of India, like marginal and small, they can just never compete with the corporate style of farming of the US. We all know it, sir. They have very large farms. They're heavily subsidized, sir, from diesel to all their machinery. जी, हमारा जो मध्य प्रदेश का पूरा इकोनॉमी है वो सोयाबीन पे है, मेज पे है, और हमारे यहाँ का खेती का मेन है, मतलब जीडीपी में भी हम 50% का हिस्सेदारी रखते हैं। अभी जिस दिन से डील का बातचीत हुआ है, जो 5800 रुपया 5800 रुपया सोयाबीन था पर क्विंटल, वो डाउन हो गया 12 से 15%। अभी 5100 रुपये में मतलब नीचे आ गया है। तो एक तरीके से प्रोडक्शन डाउन जा रहा है, और दूसरी तरह अगर इस तरीके से ये इंपोर्ट होगा तो हमारा तो सोयाबीन चला जाएगा। सोयाबीन को रिप्लेस करने के लिए मक्का की बात कही इन लोगों ने कि भाई आप अल्टरनेट क्रॉप मक्का लगाइए। मक्का 50% बिक रहा साहब अभी एमएसपी से, 1400 रुपया कुंटल, जबकि 2250 रुपया हमारा है। पल्सेस हमारा जो मध्य प्रदेश का मेन, हम लोग तो मेन प्रोड्यूसर हैं, तो पल्सेस भी हमारा चले जाएगा। अब वो जो ज्वार आ रही है, वो ज्वार 30 सेंट 40 सेंट में पर ब्रूसेल है, मतलब 27-28 किलो 10-11 रुपये का। यहाँ एमएसपी उसका 36 रुपया है। तो जितना भी केटल फीड के लिए जो हमारा सेकेंडरी जो जाता है वो पूरा चला जाएगा, तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। जो हमारा वालनट इंडस्ट्रीज है वो तकरीबन प्रोड्यूस 90% ऑफ इंडिया को जो ज़रूरत पड़ती है 90% करता है, जो कि 2 से 3 मिलियन टन्स करता है। तो इसी तरह एप्पल तो 80% हम प्रोड्यूस करते हैं पूरे इंडिया के लिए, तो तकरीबन 25 से 30 मेट्रिक टन्स जो टोटल है। तो मगर क्या होगा कि पहले ही अफगानिस्तान से, चाइना से, कैलिफोर्निया से वालनट्स आते हैं, तो हमारा डिक्लाइन हो रहा है। 30% तो हम डिक्लाइन हो गए, तो अब जो और आएगा तो उससे टोटल हमारा जो वालनट इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगा। एप्पल ऑलरेडी ईरान से पहले भी 2 साल 3 साल 4 साल आया, जो टैक्स फ्री रहा, तो हमारा काफ़ी उसमें 17 संगठन, प्रशांत जी, 17 किसान संगठनों की आज मुलाकात राहुल गांधी से हुई है। इनका भरोसा नरेंद्र मोदी से ज़्यादा इधर राहुल गांधी पे था, तब तो आई है मिलने के लिए, और उसके बाद इस वीडियो को इन्होंने जारी किया है। दिन में ये मुलाकात हुई है, अभी ये वीडियो अभी भी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने इसके बाद इस वीडियो को जारी करते हुए ट्वीट भी किया है, और उन तमाम मसलों को उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी ने भारत के किसानों के साथ विश्वासघात किया है, और ये किसान ये बात समझ चुके हैं। ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि हमारे अन्नदाताओं की आजीविका पर सीधा हमला है। संसद में आज किसान यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में उनकी चिंता साफ दिखी। महंगाई, बढ़ती लागत और एमएसपी की अनिश्चितता से जूझ रहे किसानों को अब भारी सब्सिडी और मशीनरी ताकत से लैस विदेशी फसलों के सामने बिना तैयारी खड़ा किया जा रहा है। ये बराबरी की लड़ाई नहीं, एक तरफा दबाव है। सरकार के खोखले आश्वासन अब नहीं चलेंगे। किसानों के भविष्य का सौदा उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, मैं और कांग्रेस पार्टी भारत के अन्नदाताओं के हक, सुरक्षा और सम्मान के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। ये राहुल गांधी लिखते हैं, और इसके साथ ये वीडियो उन्होंने जारी किया था जो अभी हम देख रहे थे। 17 किसान संगठन, 1-2 नहीं बल्कि 17, और बीजेपी का कहना है, सरकार का कहना है कि राहुल गांधी किसानों को भड़का रहे हैं। उनकी जो चिंता है वो जायज़ है, वाजिब है, वो दिखाई दे रही थी उनकी चिंता की। आखिर जब अपने देश में हम अमेरिका की खेती, किसानी, वहाँ के फसलों को अगर हम यहाँ 0% उस पर टैरिफ पे अगर हम एंट्री दे रहे हैं, तो फिर हमारे यहाँ क्या होगा। राहुल गांधी ने बोला था कपास के लिए, याद कीजिए कि उधर अगर अपने यहाँ 18% है और बांग्लादेश में 0% है, फिर हमारे यहाँ लोग क्यों करेंगे, बांग्लादेश से लेंगे। जो यार्न की बात हो रही थी, सूती कपड़े के लिए यार्न, उस पे भी बांग्लादेश के लिए अमेरिका ने 0% रखा है, हमारे लिए 18% रखा है। आखिर
अब फिर ये घूम फिर के जब आप इन सब की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, टैरिफ की बात करेंगे, अमेरिका से ट्रेड डील की बात करेंगे, तो फिर बात वहीं आ जाती है हरदीपपुरी फाइल्स पे। हरदीपपुरी फाइल्स, प्रशांत जी। देखिए, किसानों की चिंता राजीव जी जायज है, और परसों सरकार के तमाम दावे एक तरफ और ट्रंप की कहानी अलग चलती है। परसों व्हाइट हाउस ने फ्रेमवर्क जो है अपनी वेबसाइट में डाल दिया, और वो फ्रेमवर्क जो बातें, जो भाषा है उसकी, वो किसानों यानी जो कृषि उत्पाद को लेकर, तेल को लेकर, वो बातें नहीं है जो मोदी जी कह रहे हैं या सरकार कह रही है, और वो इनके हवाले से कह रहे हैं। वो अमेरिका का व्हाइट हाउस का फ्रेमवर्क ये बता रहा है कि मोदी जी राजी हुए रूस से तेल ना खरीदने पर, तब हमने 25% कम हटाया टैरिफ। बहुत साफ शब्दों में फ्रेमवर्क में ये बात लिखी है। यानी भारत की संप्रभुता के साथ समझौता हुआ कि अब तेल जो है वो हम कहां से खरीदेंगे। सस्ता महंगा की बात छोड़ दीजिए कि $6 $8 पड़ेगा वेनेजुएला से जब हम इसको लाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो सब बातें अलग है। हम तो कह रहे हैं देश की सार्वभौमिकता पे, देश की संप्रभुता पे खतरा है तो हम महंगा भी खरीदेंगे। देश का मान सम्मान जो है वो पैसे से अलग है, लेकिन मोदी जी का जो है वो इसको कहें कि इन्होंने देश के इंटरेस्ट के साथ नेगोशिएट नहीं किया। और नेगोशिएशंस हुए कहाँ? नेगोशिएशन चल रहे थे, बीच में ही आ गया। और उसके साथ एक और दो खतरे और हैं जो देश की जनता को मालूम होने चाहिए। अमेरिका के कृषि उत्पाद आएंगे तो वो जीएम फूड्स होंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तमाम बीमारियां भी लाएंगे हमारे साथ, वो अपने साथ वो। और दूसरा कि जो उनके डेयरी प्रोडक्ट आएंगे, इसके बारे में लोग रिसर्च कर लें कि वो डेयरी प्रोडक्ट जो है वो कितने वेजिटेरियन होंगे। इसके बारे में लोग पता कर लें कि वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। हमारे देश में तो बहुत से लोग वेजिटेरियन हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीटें करते हैं, तो वो भी जरा पता कर लें। दूसरी बात देखिए, अब जब हरदीपपुरी फाइल्स आया है, तो हरदीपपुरी फाइल्स कब आया है? जब 70 बार ट्रंप कह चुका कि हमने सीजफायर करवाया। जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी जनरल नरवाने का पढ़ के सुना रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि जो उचित समझो वो करो। जब चीन के टैंक भारत की तरफ आ रहे हैं तो मोदी जी कह रहे हैं सेना से कि जो उचित समझो वो करो, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। वो ये उस वक्त आया है जब ट्रेड डील को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारत की संप्रभुता के साथ समझौता हुआ है, भारत के किसानों के साथ समझौता हुआ है, और उस वक्त हरदीपपुरी फाइल्स आ गई है। और ये मोदी जी के गले की फांस है, ये इसको न निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। हरदीपपुरी का इस्तीफा ले नहीं सकते क्योंकि वो कहते हैं कि इस्तीफे नहीं होते हमारे यहाँ। लेकिन जेपीसी की मांग जो हमने की बात की है, जेपीसी क्यों, विपक्ष को जेपीसी की मांग करनी चाहिए। देखिए, ये जो ये जो ये कागज आ रहे, दस्तावेज आ रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स आ रही हैं, ये एप्स्टीन फाइल किसी रैंडम वेबसाइट में नहीं आ रही है। ये अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट रिलीज कर रहा है जी, वहां की न्याय प्रक्रिया के जरिए आ रही है। तो अगर भारत में पार्लियामेंट्री कमेटी इसको जांच करेगी तो जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसके साथ आपका सीधा संपर्क होगा, तो वो सेलेक्टिव रिलीज नहीं होगा। फिर आपके देश के इंटरेस्ट में जो आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस जेपीसी का होगा, उसके हिसाब से आप डिमांड कर सकते हैं कि भारत से संबंधित जो भी चीज है वो हमको दो। दूसरी बात कि हरदीपपुरी के बारे में जांच होनी चाहिए कि क्या वो वॉलंटरी खुद मिल रहे थे
या किसी के कहने में मिल रहे थे? क्या उसमें कोई क्विड प्रो क्वो भी था, मतलब लेन देन का मामला भी था? भाई क्या रिश्ता है? कोई उनका मौसेरा भाई है कि उसकी सहयोगी का आप वीजा करवा रहे हो? आप टीवी चैनलों पे जो कह रहे हो घूम घूम के कि मैं उसको मिला, मैं जानता मिला, मैंने गूगल किया, तो जिसको आप जानते नहीं है उसके सहयोगी का वीजा करवा रहे हैं भारत का। उसके लिए किसी को अपने रसूख का इस्तेमाल करके किसी अपने पुराने सहयोगी को कह रहे हैं कि वीजा करवा दो। जब वो वीजा करवा देता है तो आप वापस उनको बताते हैं कि वीजा हो गया। तो ये क्या, ये रैंडम जान पहचान से होता है? ये कैसे हो रहा है? तो ये जब जेपीसी जब जांच करेगी तो ये तमाम दायरों में जाएगी। और एक आखिरी बात, जो सबसे बड़ा जो मोदी का हथियार है या ढाल है वो है गोदी मीडिया। हरदीप पुरी ने क्या किया कि पिछले 2 दिन में गोदी मीडिया में बैठ कर गोदी मीडिया के एंकरों से उटपटांग बुलवा कर गोदी मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो पहले से गिर रही थी उसको देख धक्का और दे दिया। जब गोदी मीडिया की एंकर ये कह रही है कि वो तो जी पावर ब्रोकर था, रेपिस्ट तो था लेकिन पावर ब्रोकर भी था, तो पावर ब्रोकर के हैसियत से मिल रहे थे, तो पूरे देश में इसकी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया में और सोशल मीडिया के बाहर इसकी आलोचना हो रही है। हरदीप पुरी जी जितना टीवी गोदी मीडिया के स्टूडियो में जाके बैठेंगे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उतना वो मोदी जी का नुकसान कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे सुनील शुक्ला जी? क्या मिडिल मैन से मिलने की इजाजत है राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेताओं को? यही बीजेपी बोफोर्स के मामले में ये जिस हेलीकॉप्टर वाला एक केस हुआ था उसमें मिडिल मैन से मिलने के तो आरोप लगाती रही है कांग्रेस के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी को भी यह पता है कि अगर आप किसी के ऊपर किसी के चरित्र को लेकर के आरोप लगाते हैं तो उसको राजनीतिक रूप से आप कमजोर करते हैं। निशिकांत दुबे ने जो किताबें लेकर के आए थे उन्होंने क्या आरोप लगाए थे, जबकि वो किताबें हैं जिनको लेकर के तरह तरह के उसके ऊपर सवाल पैदा होते हैं। वो सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लिखे गए, जितनी किताबें लेकर के आए थे। आरोप केवल जवाहरलाल नेहरू पर किस तरह का आरोप लगा रहे थे? वो उनकी नीतियों पर, उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनकी कार्यशैली पर, उनके विद्वत्ता पर वो बात नहीं कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि वो कितने अयास किस्म के व्यक्ति, ये तो आरोप उन्होंने लगाया था। यानी कि बीजेपी को भी ये पता है कि इस तरह के आरोप कितने घातक होते हैं। तो हरदीप पुरी साहब कैसे बच जाएंगे जी? जिसकी आप पुष्टि नहीं कर सकते। जवाहरलाल नेहरू को लोग इस रूप में नहीं याद करते, उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। और आपके मंत्री के आरोप के ऊपर ये आरोप है तो आप उसके बचाव में खड़े होने की तैयारी में लगे हुए हैं कि बचाव करेंगे। ये पूरा का पूरा जो मसला है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या है, गले की हड्डी है। जो स्थिति एमजे अकबर की हुई थी वही स्थिति हरदीप पुरी की होगी, आज नहीं तो कल। और जितना देर करेंगे उतनी इसकी राजनीतिक कीमत तो चुकाते चले जाएंगे। आप इसका निराकरण राहुल गांधी पर हमला करके नहीं कर सकते। राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंशियल मोशन ला करके कि हम सब्सटेंशियल मोशन लेकर के आएंगे, उससे आप हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल इसलिए है कि जब ये घटनाएं हो रही हैं उस समय भारत के साथ जो ट्रेड के समझौते हो रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, उन सवालों पर भी संदिग्ध फैसले हुए जो देश हित में नहीं है। और आप ये पूरी बहस छोड़ दीजिए राजीव जी, आप किसी दुकान पे खड़े हो जाइए। मैं पिछले दिनों अपना निजी अनुभव बता रहा हूं कि और मैं कल्पना किया कि जब ये अमेरिका का सामान 0 टैरिफ पे आएगा तो क्या स्थिति होगी भारतीय उत्पादकों की। ड्राई फ्रूट के दुकानों पे अमेरिकी सामान भरे पड़े हैं, उससे जाइए आप बात करने जाइए तो अब बादाम दिखाएगा कैलिफोर्निया का, वो दिखाएगा यूएस का, कितनी चीजें आपको दिखाएगा। और मैं करीबन आधा घंटा मैं पानी पीने के बहाने वहां बैठा रहा कि जो लोग आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अधिकतर आने वाले लोग जो विदेशी सामान है ड्राई फ्रूट्स को खरीद रहे थे। वो तब है जब अभी
टैरिफ कम नहीं हुए, मैंने कम हुए टैरिफ पर सामान नहीं आया। तो ये क्यों हो गया? आपने राष्ट्रीय हितों का बलिदान क्यों कर दिया? आप तो कर रहे, आप दावा तो ये पार्टी करती थी ना कि किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय हितों की अवहेलना नहीं होगी, देश हम नहीं बिकने देंगे। और क्या हो गया? ये देश बिकना नहीं है। देश कैसे बिकता है? कोई बोली लगती है क्या? जब आप अपने हितों की अनदेखी करने लगते हैं, आप अपने नागरिकों के हितों की अनदेखी करने लगते हैं, देश बिकना उसी को कहते हैं। डंप हो जाएगा पूरा विदेशी सामान, आपका उत्पादक बर्बाद हो जाएगा, किसी लायक नहीं बचेगा वो। ऐसे में अब इस सभी निर्णय एप्स्टीन फाइलों के पृष्ठभूमि में देखे जाने चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। जो राहुल गांधी ने भी कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री बिना दबाव किस तरह का निर्णय नहीं ले सकता। स्वाभाविक सी बात है कि एक इंडिपेंडेंट लोकप्रिय नेता इस तरह का निर्णय क्यों लेगा? वो अपने देश के खिलाफ क्यों जाएगा? जी। और जो निर्णय है वो देश हित में तो नहीं है। तो हरदीप पुरी साहब का मसला बहुत गंभीर है। हरदीप पुरी साहब अब इन बयानों से, इंटरव्यू से ऐसे वैसे देकर के बच नहीं सकते। पूरा का पूरा विपक्ष, राहुल गांधी सहित सभी विपक्षी दल इस पे हमलावर हैं। और क्यों? कि सरकार के ऊपर एक कड़ा हमला है, बहुत गंभीर हमला है। बिल्कुल, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। एक छोटा कमेंट मुकेश जी आपसे भी, क्या लगता है कि ये मामला आगे और बढ़ेगा? हालांकि अभी संसद में विराम है। नहीं, संसद में भले विराम रहे, मामला ये गर्म रहेगा, मामला ये ठंडा नहीं पड़ेगा। और हरदीप पुरी के इस्तीफा देने से भी ठंडा नहीं पड़ेगा। ये मामला इतना जटिल है, इतना गंभीर है, इसमें बहुत सारे और भाई आप बताइए ना कितने ऐसे चहेते इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अभी तो कुछ निकला ही नहीं है इसमें। बहुत मामूली से दो चार नाम ही तो निकले हैं। अभी न जाने कितने सैकड़ों हजारों नाम निकलेंगे। उसकी वजह ये है कि आज की तारीख में दुनिया भर में जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कॉर्पोरेट अपना धंधा, अपना पूरा तंत्र फैलाते हैं, उसमें ये इस तरह के लाइजनर की जरूरत पड़ती है। अब इत्तेफाक से ऐसा लाइजनर निकला जिसका कि लाइजनिंग से ज्यादा, सो कॉल्ड इन्वेस्टर से ज्यादा जो बड़ा खेल था वो बेहद शर्मिंदा करने वाला, और नाबालिग लड़कियों का जिस तरीके से वो एक पूरा का पूरा वो चला रहा था, नेक्सस चला रहा था, और पूरा सब उसमें शामिल थे। बस यही एक बात एडिशनल चीज है। एप्स्टीन जैसे आज भी दर्जनों सैकड़ों लोग मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इसका जो सेक्स एलिमेंट है उससे भी उसी तरीके से जुड़ा हुआ। दैट्स ऑल। यही है स्थिति इस समय। तो हरदीप अपने हमारे सामने बीजेपी सरकार में, इसी सरकार में हरदीप पुरी जैसे कई लोग मौजूद हैं। मैं यहां सबका नाम लेना उचित नहीं ले रहा हूं, वो अनावश्यक हो जाएगा, भागने वाली बात हो जाएगी। यानी अगर जो लोग मौजूद हैं, जब कभी भी उस तरह के लोगों के भी नाम मान लीजिए सामने आने लगे, वो भी यही कहेंगे। मैं तो गया था जी, मैं राजीव जी से खाली मिला, उनके साथ चाय पीने की 4-5 बार मिला हूं मैं राजीव जी से। बताइए राजीव जी से मिलना कोई गलत है, कोई अपराध है? तो जब इस तरह की बातें सामने आएंगी तो आपके सामने सवाल ये कि वो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। हाँ, जिस रास्ते पे राहुल गांधी चल रहे हैं, जिस रास्ते पे जैसे वो अटैक कर रहे हैं, जैसे इस सरकार को घेर रहे हैं, ये निरर्थक नहीं जाएगा। लेकिन ये नजदीक में शॉर्ट टर्म में कोई अपना आउटपुट दे देगा, रिजल्ट देगा, ऐसा भी नहीं होगा। रिजल्ट आएगा वहां से जो आपने अभी वीडियो दिखाया था ना, ये जो बासेज जो इनके ट्रीटी से, जो इनके कॉम्प्रोमाइज करने से, देखिए हरदीप पुरी जिस कॉम्प्रोमाइजिंग मैकेनिज्म का एक टूल है, उस कॉम्प्रोमाइज करने से इंपैक्ट किस पे आ रहा है। जब बात होती है अगर देश बिक रहा है तो देश बिकने का इंपैक्ट किस पे आ रहा है, ये वो तबका है, वो मासेज है, सीधे फार्मर। इससे पहले कौन अफेक्टेड हो रहा था? इससे पहले अफेक्टेड हो रहा था युवा, जिसे रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इससे पहले अभी नोटबंदी हुई, हाँ ये सब तरह के लोग प्रभावित हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था आपकी सत्यानाश खराब हो रही है, कई और चीजें थी। अब जो सरफेस पे चीजें आएंगी वही है, ये वहां जाके वहां से इनको सही मायने में डेंट आएगा। दूसरा डेंट कहां से आएगा? जैसे मान लीजिए अभी चुनाव होने हैं, इन्हीं मुद्दों का असर अगर चुनाव में ट्रांसलेट कर सकी कांग्रेस पार्टी, देखिए वो तो करना पड़ेगा। ये अलग अलग चीजें हैं, मुद्दे अलग चीज है, चुनाव लड़ना एक अलग मैकेनिज्म है, एक अलग पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मदद मिलती है उसको एक दूसरे से, लेकिन आप वहां अगर लड़ पाएंगे, अगर आप वहां इनको पटखनी दे पाएंगे,
तब जाके ये हो सकता है कि मजबूर हो कि भैया जरा अपने गिरबान में झांक के देखो क्या क्या कोर्स करेक्शन करना है। उसकी वजह देखिए आप राजीव जी देखिए गौर से कि बीजेपी जहां जहां जब जब गंभीर संकट में दिखती है चुनावी अखाड़े में कितने सारे नेताओं के टिकट काट देती है, सिटिंग का टिकट काट देती है। क्या उसे नहीं मालूम कि टिकट काटना जरूरी है? इन लोगों को हम जारी रखेंगे, बनाए रखेंगे तो हम निश्चित रूप से चुनाव नहीं जीत सकते जी। तो ये सारे तौर तरीके अपना करके अपने लिए उस तरह की सर्जरी का काम करते हैं। फिर भी क्योंकि ये ग्रस्त है कैंसर से, इनको बचाना इनका बहुत मुश्किल है। वक्त की बात है, कितना वक्त लगेगा। गंभीर समस्या में घिरे हुए हैं। हाँ, इन्हें इस बात का इल्म और एहसास नहीं है, इन्हें जनता का डर नहीं है, इन्हें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का डर नहीं है कि हाँ साहब हमें कोई चीज भारी भी पड़ जाएगी। हमें लगता है कि भारी पड़ जाएगी, पड़नी चाहिए, ये हमारे कन्विक्शंस हैं, लेकिन इन्हें डर नहीं है। इन्हें डर होता तो ये जितने ब्लाटेंट तरीके से, जितने बेखौफ तरीके से, जितनी दबंगई से चीजें करते हैं वैसा ये नहीं करते। मैं अभी आपसे पूछता हूं, हम 6 लोग यहां बैठे हैं, हम में से किसी को भी इस बात का एतबार है क्या कि अगले 1 घंटे में कि 4 घंटे में हमारे घर पे जो है वो बुलडोजर नहीं आ जाएगा? हम में से किसी को भी इस बात का एतबार है क्या कि हम अगले 2 घंटे में 1 घंटे में यहीं बैठे बैठे स्कूटी से हमारे पास कोई हथकड़ी लगाने के लिए नहीं आ जाएगा? परेशान तो गुजर चुके हैं ऐसी चीजों से। ये जो चीज है कि डर कहीं है कि हम में से किसी को भी इस बात का भरोसा है कि नहीं यार इस देश में कानून का राज है, इस देश में कुछ चीजें ऐसी हैं, भरोसा खत्म हो गया है। हो सकता है हम में से किसी के साथ ऐसा ना हो। भरोसा है क्या? भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। लोकतंत्र में भरोसा होना, संसद में भरोसा होना, कानून में, कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी ये पोजीशंस पे लोग बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे लोग हैं, इनमें भरोसा होना जरूरी है। भाई आप देखिए ओम बिरला वाला इशू क्या है। ओम बिरला के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ जो है लोगों को क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ा? क्योंकि स्पीकर अपना भरोसा गंवा चुके थे। क्यों गंवा चुके थे? अपनी स्वामी भक्ति के चक्कर में गंवा चुके थे। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। कब वहां बैठा हुआ स्पीकर ऐसा होगा जो सत्ता पक्ष का नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन सत्ता पक्ष का व्यक्ति को भी किन नियम कायदे, किन मर्यादा, किस लोकलाज के साथ सदन चलाना चाहिए। जिस दिन आप लक्ष्मण रेखा पार कर जाएंगे उस दिन नतीजा ऐसा आपके सामने आएगा। भले ही विपक्ष आपको ना हटा पाए, विपक्ष के पास वो संख्या नहीं कि आपको हटा लेगा, लेकिन ये भी सच है कि राहुल गांधी आज जितने बड़े और जितने मजबूत विपक्ष नेता हैं, इससे पहले मुझे बता दीजिए कौन रहा है इतना बड़ा मजबूत नेता? ये भी बताइए जरा सोच के देखिए। ठीक है, कई बार वो हमें बहुत प्रभावशाली दिखते हैं, प्रभावी दिखते हैं, कई बार कम प्रभावी दिखते हैं। ये राजनीति में होना स्वाभाविक है। हम लोग रोजाना जो है वो तमाम मुद्दों पे यहाँ स्टूडियो में चर्चा करते हैं, चैनल पे चर्चा करते हैं। रोजाना चुनाव तो होते नहीं, रोजाना जनता चुनावी फैसले तो नहीं देती। चुनावी फैसले भी कई जगह अलग अलग मुद्दों और अलग अलग आधार पे होते हैं। छोटे चुनाव, मान लीजिए पंचायत और ग्राम उसके लोकल बॉडी के चुनाव वो दूसरे पैमाने पे होते हैं, विधानसभा के चुनाव तीसरे पैमाने पर होते हैं, लोकसभा का चुनाव अलग पैमाने पर होता है। ये संभव है। तो जहां तक असली बात यह कि क्या कोई ऐसी शक्ति है, क्या कोई ऐसी ताकत है जो इनकी आत्मा को झकझोर सके, ये बड़ा सवाल है। क्या मुद्दे ऐसे हैं जो इनकी आत्मा को झकझोर सके? नहीं भाई, इनफ इज इनफ। अभी फिलहाल तो नहीं दिखता कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड इनका देख करके नहीं दिखता कि नहीं भाई कहीं तो इनकी आंख में भी पानी होगा, कहीं तो ये सोचते होंगे कि नहीं आ रहा। जी, ये असली सवाल है बस। जी बिल्कुल करेंगे बात इस पे और भी। समय चूंकि खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें, और ये बात यहीं समाप्त नहीं होने वाली, ये बात आगे भी बढ़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, बहुत शुक्रिया शकील जी, सुनील जी, प्रशांत जी और अमलेंदु जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। साधना जी हमारे साथ, संध्या जी हमारे साथ हैं, और गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूएसए डीवी लाइव, नमस्कार। नमस्कार करता हूँ आपको भी संध्या जी, और श्री किरण जी आपको भी नमस्कार। डॉक्टर दलवीर जोगर साहब नमस्कार, और कौशिक शिव जी भी हमारे साथ हैं। नरसिंह कुंदलवाल साहब हैं हमारे साथ बने हुए, और अम्बे प्रताप सिंह साहब। तमाम साथियों, इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा।